वो बच्चा जिसे स्कूल में पढ़ना चाहिए था, वो बच्चा जिसे पार्क में खेलना चाहिए था, वो बच्चा अस्पताल में रहता है। किसी को लंग का कैंसर है तो हो सकता है वो स्मोक करता हो, किसी को लिवर का कैंसर है तो हो सकता है वो अल्कोहल पीता हो। बट बच्चे तो ना अल्कोहल पीते ना स्मोक करते, तो बच्चों में कैंसर क्यों हो रहा है? जो लोग मोटापे के शिकार हैं वो अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे। जो मैंने बोला था कि खाने की दुकानों पे इतना रश है, फास्ट फूड की रेडियों पे इतना रश है। अगर मैं देखूं एक लीन एंड थिन आदमी में, एक पतले आदमी में और एक मोटापे वाले आदमी में 3 गुना रिस्क कैंसर का ज्यादा होता है। तो रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होती है, जिसको हम हिंदी में गूदा बोलते हैं, वहां से बनता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके रेड सेल टूट जाते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है। मेरी बेटी को भी थैलेसीमिया है, मतलब हमारा हाफ मैच हो रहा है, तो उसके कितने सक्सेस रेट है? थैलेसीमिया माइनर पायलट बन सकता है, थैलेसीमिया माइनर माउंट एवरेस्ट जा सकता है, पर जब दो थैलेसीमिया माइनर शादी करते हैं तो बच्चा थैलेसीमिया। सवाल मेरा वही है कि जिसको ये प्रॉब्लम का पता ही नहीं, जैसे आगे ये चीजें बढ़ी नहीं रही है, मेरे को ये नाम भी नहीं पता था ये कोई प्रॉब्लम होती है। 140 करोड़ की आबादी है इंडिया में, तो इंडिया में 140 करोड़ मरीज थोड़ी हैं, ये 14 करोड़ भी नहीं होंगे। हर साल नंबर ऑफ कैंसर बच्चों में बढ़ता जा रहा है और मोस्ट कॉमन कैंसर जो बच्चों में होता है उसको ब्लड का कैंसर कहते हैं, जिसका नाम एक्यूट ल्यूकीमिया है। तो अनमोल जी ने जो बात कही थी ना कि हम किस तरीके से बीमारियों को घटा सकते हैं, बीमारियों को घटाने का एक ही तरीका है। ठीक है, ऑल सेट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਏਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਐਸਾ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, छोटे छोटे बच्चे कई बार मिलते हैं कि भैया हम आपका पॉडकास्ट देखते हैं, तो उन्होंने देख के लगता है कि जिम्मेदारी बहुत वड्डी है। इस स्टेज तो एक तो परमात्मा अगे यही अरदास है कि कभी कुछ गलत ना असीं पेश कर दईए तो सही पेश करने दे विच पिछे ना रह जाइए। तो अज वाला जिहड़ा सैशन है, असीं वो 2 डॉक्टर्स जिहड़े इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर्स कह लो, या जिहड़े बहुत डूंघाई ते इंसानियत नाल जुड़ के 2 सब तो वड्डियां बीमारियां ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया दे उपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव एंड डॉक्टर विकास दुआ। सो तुहाडे दोनों का भारी स्वागत है जी। और मैं तुहाडे दोनों का पहला थैंक यू करना चाहना कि तुसीं इन्ने कीमती समय दे विचों टाइम कढ के इत्थे पहुंचे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो शो की शुरुआत करते हैं। साडे नाल लाइव ऑडियंस भी है। ऑडियंस दे विच जिहड़े ज़्यादातर पेशेंट्स ने उन्हां दे विच थैलेसीमिया दे पीड़ित, ब्लड कैंसर दे पीड़ित जिहड़े साडे कोल बच्चे बड्डे सारे आए हुए ने। तो मैं शो शुरू करन तो पहलां तुहानूं सारी ऑडियंस ने एक रिक्वेस्ट करना चाहना कि ये शो जिहड़े तां ऑफलाइन देख रहे हैं इत्थे लाइव हॉल च बैठ के, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि जिहड़ी इंग्रेडिएंट्स दसदे नहीं उदां दी है या सिंपल है? प्लीज तुसीं इत्थों शुरुआत करो जी। सो मैं पहले बात तो क्वात्रा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनका प्यार और पंजाब ने जो उन पे प्यार निछावर किया है, उसके माध्यम से आज हम वापस यहाँ पे लाइव शो के लिए बैठे हैं। जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो आप ये समझिए, जब शादी होती है किसी परिवार में, धूमधाम से शादी होती है, 12वें महीने में, 14वें महीने में, 2 साल के बाद बच्चा आता है, बड़ा सोना बच्चा होता है, पूरे पिंड में लड्डू बटते हैं, लड़का हुआ लड़की हुआ, और 6 महीने बाद वो बच्चा कमजोर होने पड़ता है। वो बच्चा कमजोर होने लगता है, दूध नहीं पीता है, कमजोरी के कारण माँ बाप उसको अस्पताल लेके जाते हैं और तब वहां पता चलता है कि उसे थैलेसीमिया नामक बीमारी है। क्वात्रा जी, वहीं से उस परिवार की जो अंतहीन लड़ाई होती है वो स्टार्ट होती है दोस्तों। जो वो खुशी का माहौल था वो डर के माहौल में पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको कभी पता नहीं था जो खुशी से मैंने
सारे गोत्र मिला के शादी की थी, सारा अच्छा परिवार देखा था शादी से पहले, शादी के बाद बच्चा इतना सोना हुआ, हेल्दी हुआ, वो बच्चा अब हर महीने ब्लड के माध्यम से ही जी पाएगा। अगर उसे ब्लड नहीं मिला हर महीने, उसके अभाव में वो छोटा रह जाएगा, मंद बुद्धि रह जाएगा। वहां से उस परिवार की, हर अस्पताल की एक जो जर्नी होती है, वो शायद कहीं ना कहीं हम जब रोज में और विकास दुआ देखते हैं, इस 8,000 बच्चों को देश में पैदा होते हुए वो खींच के लाते हैं कि हमारी पीड़ा, हमारा परिश्रम, हमारा पुरुषार्थ, हमारा स्वेट कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर हम मिलके इस थैलेसीमिया को काबू नहीं कर पाए, 8,000 बच्चों को 2035 तक जीरो तक नहीं ला पाए, तो शायद डॉक्टरी का फायदा नहीं होगा। वो बच्चा जिसे स्कूल में पढ़ना चाहिए था, वो बच्चा जिसे पार्क में खेलना चाहिए था, वो बच्चा अस्पताल में रहता है। वो बच्चा अपने अस्पताल में सुई लगवाता है, हर सुई के साथ माँ बाप की आह निकलती है, उस बच्चे की आह के साथ माँ बाप की पीड़ा और दुख और आंसू बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों, ये खत्म नहीं होती। 20 से 25 साल की उम्र में जाके जो खून दिया था हमने, वो जाके हार्ट और लिवर पे इकट्ठा होता है और वो उसका मृत्यु का कारण बनता है। यही कारण है जो आज हम ये टॉक शो कर रहे हैं। और जितने लोग इसे लाइव देखें, जितने लोग क्वात्रा जी को अपना भगवान मानते हैं, मेरा मानना है कि एक बार भी अगर वो उसको बढ़ चढ़ के आगे बोलेंगे कि हमें थैलीसीमिया मुक्त भारत की कामना को 2035 तक पूरा करना है, तो हम तभी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज के अभाव में थैलीसीमिया बच्चा पैदा होता है। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि मेरे को और मेरी वाइफ को शादी के बाद थैलीसीमिया की जांच करनी आवश्यक है, तो क्या मैं 600 रुपए का टेस्ट नहीं कराता? उस स्वर्णिम भविष्य के बच्चे के लिए 650 रुपए का टेस्ट से मैं उस बच्चे के परिवार को, उस बच्चे को नया स्वर्णिम फ्यूचर नहीं देता? तो दोस्तों, थैलेसीमिया माइनर कोई परेशानी नहीं है। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, वो शायद थैलेसीमिया माइनर हो। थैलेसीमिया माइनर पायलट बन सकता है, थैलेसीमिया माइनर माउंट एवरेस्ट जा सकता है, पर जब तो थैलेसीमिया माइनर शादी करते हैं, तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। मैं डॉक्टर विकास दुआ जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, कैंसर जैसी बीमारियां, 250 से ज़्यादा तरह के कैंसर हैं, और सबसे ज़्यादा आज हम देख रहे हैं कि मोटापा भी एक कैंसर का कारण बन रहा है। जो लोग मोटापे के शिकार हैं वो अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे। जो मैंने बोला था कि खाने की दुकानों पे इतना रश है, फास्ट फूड की रेडियो पे इतना रश है, पर जो जन्म हुए बच्चे को कैंसर हो रहा है, या छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल का, 2 साल का ब्लड कैंसर है, उसका कारण क्या है? धन्यवाद क्वात्रा जी। तो पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम सब बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि कैंसर किसी ना किसी बैड हैबिट के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को लंग का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, तो हो सकता है वो स्मोक करता हो। किसी को लिवर का कैंसर है, तो हो सकता है वो अल्कोहल पीता हो। बट बच्चे तो ना अल्कोहल पीते ना स्मोक करते, तो बच्चों में कैंसर क्यों हो रहा है? और बच्चों में कैंसर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। किसी भी कैंसर हॉस्पिटल की बात करें, अगर एक कैंसर हॉस्पिटल में, हमारा कैंसर हॉस्पिटल हो या आपका पंजाब का कोई कैंसर हॉस्पिटल हो, अगर वहां 100 लोग कैंसर के मरीज एडमिट होते हैं, तो उसमें से 5 बच्चे होते हैं। तो कॉमन नहीं है बच्चों का कैंसर, बट हर साल नंबर ऑफ कैंसर बच्चों में बढ़ता जा रहा है। और मोस्ट कॉमन कैंसर जो बच्चों में होता है, उसको ब्लड का कैंसर कहते हैं, जिसका नाम एक्यूट ल्यूकीमिया है। एक्यूट ल्यूकीमिया का कोई कारण नहीं है, कोई जेनेटिक कारण नहीं है। जैसे अभी हम बहुत देर से थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के अंदर जीन है, 2 कैरियर्स का विवाह हो जाता है तो उनको, बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। बट ऐसा ब्लड कैंसर में नहीं है। ना तो वो जेनेटिक है, ना हमारी कोई हैबिट्स के साथ जुड़ा हुआ है, ना हमारे इन्वायरमेंटल के साथ जुड़ा हुआ है। बट पिछले कुछ सालों में जो अमेरिका में रिसर्च चल रही है, उससे ये सामने आ रहा है कि हो सकता है कुछ कारण जुड़े हों। उन कारणों में अगर फादर कमरे में स्मोक करता है जब मदर प्रेग्नेंट है, तो शायद उस बच्चे को कैंसर हो सकता है। अगर मदर स्मोक करती है प्रेगनेंसी में, तो शायद बच्चे को कैंसर हो सकता है। अगर वो बच्चा जहां रहता है वहां पर खेत के अंदर पेस्टिसाइड्स का काफी यूज होता है, तो शायद बच्चे को कैंसर हो सकता है। अगर वो बच्चा वहां पैदा होता है जहां पर टावर है, तो उनको कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, पर ये सब पोस्टुलेशन है कि शायद इसके साथ जुड़ा हुआ है। बट आज जो हम बात कर रहे हैं
18 अगस्त 2025 को बच्चों के मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स का कोई कारण नहीं है, सिर्फ 1%, 100 में से एक बच्चा ब्लड कैंसर वाला जेनेटिकली रिलेटेड हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकता है। जैसे एक बीमारी डाउन सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, बच्चा मंदबुद्धि होता है, उनमें कैंसर बच्चों में ज्यादा हो सकता है। बट आज जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, आपके लिसनर सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, उनको सबको ये समझना है, ये जिसको किसी बच्चे को कैंसर हो रहा है तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है, उसका कारण नहीं है, ना वो प्रिवेंट करा जा सकता था, बस जस्ट हो गया, बॉडी का कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो गया, कोई जीन में म्यूटेशन आ गई जो स्पोरैडिक म्यूटेशन है, जिसका कोई कारण नहीं था और बच्चे को कैंसर बन गया। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਸਰ? ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ पकड़ कर सकते हैं, किवें खत्म कर सकते हैं? अनमोल जी बहुत अच्छा सवाल है। पहला एक सबसे अच्छी बात है कि अनमोल क्वात्रा जी का पॉडकास्ट देखते रहिए, हर बार कोई ना कोई नई चीज, नई टॉपिक, नई हेल्थ टिप्स आपको जरूर मिलती रहेगी। आज जैसे हम दोनों बैठ के थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं, कल ये ओबेसिटी की बात करेंगे, कल ये जेनेटिक्स की बात करेंगे, कल और बीमारियों की बात करेंगे। तो पहला सबसे पहला बात है कि यहाँ पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कौन सी सच है, कौन सी चीज झूठ है। अगर हमारे को बचाने की बात करनी है, एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या करना चाहिए हमको, सबसे जरूरी चीज क्या है दोस्तों? 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की स्लीप लेना। अगर आप रात 6 से 8 घंटे सोते हैं तो आप ये मान के चलिए आपके जो अंदरूनी सेल हैं, जब आप सब सोते हैं तो बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। एमसीडी की तरह रात में झाड़ू लगने लगती है रोड पे कि रोड को रात को साफ करना है, तब जाके तब आप सुबह उठें तो आपको रोड साफ मिले। वैसे ही जब अपन 6 से 8 घंटे सोते हैं दोस्तों, तो हमारा शरीर का सिस्टम हील करता है, वो सेल्स को बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? ओबेसिटी, एक मोटापा। हम अभी तक ये मानते थे कि शायद हमारा जेनेटिक मेकअप है, हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है, हम शायद मीठा खा लेते हैं। ओबेसिटी भी एक परेशानी है। अगर मैं देखूं एक लीन एंड थिन आदमी में, एक पतले आदमी में और एक मोटापे वाले आदमी में 3 गुना रिस्क कैंसर का ज्यादा होता है। तो व्यायाम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। खाने की बात अपन इस चर्चा में आगे बढ़ाएंगे, पर व्यायाम करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। आधा घंटा अपने शरीर को जरूर दें। आप 10,000 स्टेप, 7 से 10,000 स्टेप रोज चलने की कोशिश करें। अब तो ये शायद हर इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हो चुका है। इसके बाद स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग कर्टेल करना 0 होना चाहिए। गुटखा खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर से डायरेक्टली लिंक्ड है। कोई और इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है जिसके माध्यम से हम कैंसर को रोक सकते हैं। इसके साथ में जागरूकता। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? रोटी कपड़ा मकान के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या है? अपने शरीर को पहचानना। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, भगवान से सबके लिए मांगते हैं, परिवार के लिए मांगते हैं। कभी क्या हम अपने शरीर के बारे में मांगते हैं? क्या हम अपने शरीर को पहचान पाते हैं? आज भी हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, और ना ध्यान देते ना उसके बारे में समझने की कोशिश करते। तो क्या आप सब लोग आज एक ही स्वर में इसे इतना बोल सकते हो कि अगली बार जो शादी का माहौल होगा, शादी का साया आएगा, जब 500, 1000 शादियां आपके पिंड में होंगी, उस दिन कान में जाके सिर्फ इतना बोलोगे कि भाई शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच करा लीजिए। बस एक जांच जो आपको सुखमय जीवन देती है, सुखमय भविष्य देती है, सुखद बच्चा देती है और देश निर्माण में आपका योगदान देती है। एक टेस्ट जो जीवन को बचा सकता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट मोर ट्रीट लेस। देश में 78 साल तक, 78 ईयर्स तक, जो भी हम 79 ईयर्स के होने लग गए इंडिपेंडेंस के बाद, अभी तक हमारा मुद्दा था ट्रीट, सिर्फ इलाज कराओ। आज से अगले दशक तो जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, एक मुद्दा लेके जाइएगा, एक विश्वास लेके जाइएगा। अगला 5 साल, अगला 10 साल एक ही चीज होगा, टेस्ट मोर,
अपने आप को टेस्ट करवाइए, ट्रीट कम कराइए। टेस्ट कराने से आप बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हो दोस्तों। जल्दी पकड़ोगे, कम पैसा खर्चा होगा, कम पैसा खर्चा होगा, ज्यादा अच्छा उपचार होगा। तो अगर मैं कैंसर को स्टेज 1 पे अनमोल जी पकड़ लूं तो 80% लोग हमारे ठीक हो जाते हैं। हमारा भाई आज यहां बैठा है जिसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया गया। आज से पहले जब हमारे पास लोग आते थे तो वो व्हील चेयर पे आते थे, स्ट्रेचर पे आते थे। तो इसका मतलब था 2 बॉल बची हैं दोस्तों और 24 रन बनाने हैं, नहीं बना पाते थे, हम हार जाते थे। आज लोग स्टेज 1 पे आते हैं। मैंने अपने अंकल का गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराई, गॉल ब्लैडर के स्टोन थे, उसमें स्टेज 1 कैंसर आ गया। अनमोल जी हमारे खुद के रिश्तेदार, वो हंस के कहा कि राहुल स्टेज 1 का कैंसर भी होता है, हमने तो आज तक सिर्फ स्टेज 4 स्टेज 3 का कैंसर सुना था। तो देखो देश को बदलाव लाने की क्या जरूरत है। ये जब चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इससे देश बदलता है। तो आज आप जाके क्या सुनेंगे कि हमें स्टेज 1 के कैंसर को पकड़ना है। तो जो लोग आज स्टेज 1 कैंसर पे चल के आए, आज वो आप यहां समक्ष बैठे हैं और आप बिल्कुल ठीक हुए हुए। तो इसका मतलब दोस्तों सारा ज्ञान, नॉलेज अर्जित करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर कुछ लोग कहते हैं, खासकर जितने मैं जिस तबके लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूं, वो कहते हैं कि अगर हमने टेस्टिंग करवा ली तो बीमारी निकल आएगी, और बीमारी निकल आई तो इलाज होगा नहीं। इससे अच्छा अगर बीमारी है भी तो चलने दो, क्योंकि घर चल रहा है, बड़ी मुश्किल है, पैसे है नहीं, जितनी तनख्वाह है उतने बच्चों के खर्चे निकल जाते हैं। तो बीमारी अंदर है, नहीं पता कम से कम, ये भी एक चीज है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? अनमोल जी ये बहुत बहुत कॉमन चीज है। देश में अभी भी लोग इसी बात पे लेके डरते हैं कि अगर कुछ पता चल गया तो क्या करेंगे। अरे दोस्तों पता चल गया तो उसका इलाज कर लेंगे। जो बीमारी, अगर आज मेरे में बीमारी है, मैं उसको अंधों की तरह बैठा रहा हूं, ऑस्ट्रिच की तरह बैठा रहा हूं सर दबा के कि मुझे कुछ नहीं है, बीमारी तो आएगी ना। बीमारी आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों? अभी नहीं आएगी तो 1 महीने बाद आएगी, 1 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद आएगी। आ तो चुकी है, आ तो चुकी है, बढ़ेगी बढ़ेगी ना। तो 4 महीने बाद जब आएगी तो 4 गुना पैसा खर्च कराएगी और उसे बचेंगे भी नहीं। तो टेस्ट करके अगर मुझे पता चल गया कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो मैं अपना खान पान बदल लूंगा, चिकनाई कम कर दूंगा, वॉक करना स्टार्ट कर दूंगा। क्या पता उससे मेरा हार्ट की आर्टरी खुल जाए, मुझे स्टेंट डलवाने की जरूरत ना पड़े। पर हम इस बात से डरते हैं क्योंकि आज तक कभी यह बताया ही नहीं गया कि स्टेज 1 पे चीज को पकड़ना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों टेस्ट कराओ, अपने शरीर को जानो। भगवान कहता है मैं आपके अंदर बैठा हूं। आप अपने शरीर को तपस्या करेंगे तो भगवान की तपस्या करेंगे। अपने शरीर को जानो, शरीर को पहचानो, शरीर को निग्लेक्ट मत करो दोस्तों। टेस्ट मोर, ट्रीट लेस। वाह। मैं ऑडियंस में से कहूंगा कि आप अपने सवाल तैयार रखें और माइक एक अरेंज करा दो इन्हों। माइक है तो आप दीदी आप क्यों आए हो यहाँ पे, इनको दो पहले नंबर वाले माइक। अगर आप अपना जो भाव रखोगे ना, क्योंकि मेरे सवाल तो खत्म होंगे नहीं, पर आप पीड़ित हो, जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो और जो सवाल आपके होंगे वो मेरे कभी नहीं बन सकते। आप पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप कौन हो, यहाँ पर आए हो कौन, घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसके बारे में बताओ, और आप सर से अपना सवाल रखो। हेलो सर। सर मेरा नाम नेहा है। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ फगवाड़ा से। तो सर जब एक्सप्लेन कर रहे थे थैलेसीमिया का, तो सेम ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जनरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये कैंप हमने आप लोगों के लिए रखा है। आप पता है कि ये देखो ये कोई वो नहीं है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, आपके लिए सर को भी दर्द है। देखो वो खुद अपनी जेब में से पैसे खर्च के आए हैं। नेहा यही दर्द है, यही दर्द है थैलेसीमिया का, जो शायद जब तक पीड़ित के साथ में आप बैठते नहीं हो, उस थैलेसीमिया का दर्द किसी ने ना देखा हो, तब तक ना राजनेता ना भगवान, शायद कोई वो पीड़ा थैलेसीमिया के नहीं समझ सकता। कोई बात नहीं, आप अपनी अच्छे से प्रॉब्लम बताओ, डिस्कस करो, आप लोगों को क्या कहना चाहते हो ये भी करो, और माइक थोड़ा पास में और थोड़ा जोर के बोलना। देखो कितना अच्छा घर वाला पानी की बोतल खोल के पकड़ा रहा है सर। आधा गम तो यहीं से कम हो जाता है। अगर घर वाले प्यार करने वाले मिल जाए ना, बंदे की बीमारी आधी खत्म हो जाती है जी। तो वही सर मैंने बोलना था, जैसे बेटी को है अभी ये 2.5 की हो गई है, तो जैसे मंथली इसका भी ब्लड लगता है। तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसको खत्म कैसे किया जाए, जैसे इसको अभी कैसे रोका जाए। जैसे अब तो हो गई चीज है ना, तो उस
सबसे तो पहले ये आपको पता कैसे लगा कि इनको थैलेसीमिया निकला पता है? ही नहीं था सर, फैमिली में थैलेसीमिया नाम की बीमारी का ही नहीं पता था ये भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप दोनों की फैमिली में से किसी को थैलेसीमिया की किसी को भी प्रॉब्लम नहीं, थी? किसी को भी नहीं। ये नेहा जी का सवाल बहुत वाजिब है अनमोल कि जी, इसी पे नेहा जी मैं आपको बोलता हूँ, थैलेसीमिया माइनर जो होते हैं ना, अपने जैसे होते हैं। अब थैलेसीमिया 2 मिनट, जो हमारे भाई, बेटा आपकी बेटी बेटी है सर। बेटी है, वो बेचारी मम्मा उसकी माइक में बोल रही है, वो डर गई। सो थैलेसीमिया, अमिताभ बच्चन को थैलेसीमिया माइनर है, उसने भी दीवार जैसी हिट पिक्चरें दे दी ना। तो थैलेसीमिया माइनर अदृश्य है। थैलेसीमिया माइनर लिखा नहीं है सर पे कि थैलेसीमिया माइनर है, नहीं, उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन 9 से 11 रहता है। पता कैसे चलता है? जब मैं जांच कराता हूं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, जांच कराओ, अदृश्य है। अब अनमोल जी को अंदर क्या पड़ा है ब्लड में, किसको पता? सर वो जांच के पर बारे सर- में भी बता दो, जो जांच करवानी जी। पर सर मैं सवाल मेरा वही है कि जिसको ये प्रॉब्लम का पता ही नहीं, जैसे आगे ये चीजें बढ़ी नहीं रही है, मेरे को ये नाम भी नहीं पता था ये कोई प्रॉब्लम होती है। जब बेटी को ऐसे पता चला तो फिर नेहा तब जी, भी- इसीलिए ये कैंपेन जो है 2035 का, जानो, अपने बारे में जानो, मतलब अपनी शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच, जो HPLC जांच होती है, उसको हर कोई को करवाना मैंडेटरी होता है। देखो, मैंडेटरी जब सरकार बोलती है ना कि जरूरत है, अब आप देखो, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो HIV, HbSAg, HCV जांचें होती है ना। तो 1990 के दशक में कहीं हमने ये डिसाइड किया कि जब प्रेगनेंसी होगी तो मुझे वायरल टेस्टिंग करना जरूरी है। एक सर चीज मैं और बताना चाहूंगी इवन के लोगों को कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि प्रेफरेंस ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते हैं, है ना। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने सोचा कि सिविल में लाइनों में लगना पड़ता है ना, कि वहां पे वेट करनी पड़ती है, इसलिए प्राइवेट बेस्ट है। बट मैं कहती हूँ कि सिविल वाले इवन के सारे टेस्ट एटलीस्ट करते तो हैं पैसे लेके फ्री जैसे भी है, पर प्राइवेट वालों अगर आप ले भी रहे हो, कम से कम आपको ज्यादा नॉलेज है हर चीज की। पेशेंट को तो कुछ नहीं पता किसी प्रॉब्लम का कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये तो उनको चाहिए, हम तो उनके भरोसे जा रहे हैं कि डॉक्टर कर रहा है सारा कुछ, बट उन्होंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं, किया ही नहीं, है ना। तभी ये कैंप किया ना ये हमने, कि घर इसलिए- बैठे देखो, हमने 500 लोगों को आज इनवाइट किया, आए हमने तो कितने हैं? सर- 70। हमने तो सर यही सोचा ना कि प्राइवेट में करवा रहे हैं, बेस्ट ही होगा। हम्म। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बैठिए, मैं आपको आप सबके सवालों के कुछ जवाब डिटेल में दूंगा सॉरी ताकि सर, आपको मैं समझ इंटरप्ट आए। कर रहा हूँ, इनको ये भी सवाल सर जवाब देना कि ये अब इनका बच्चा ठीक हो सकता हाँ, है? ये दोनों बातों का। एक, पहली बात कि हम तो नॉर्मल थे। आपके 3 सवाल है मैडम आपके। पहला सवाल है कि मेरा हस्बैंड नॉर्मल है, हमारे परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में ये कैसे आ गया। दूसरा सवाल कि हमने प्राइवेट में इलाज कराया, शायद इसलिए हमें HPLC का पता नहीं लग पाया। और तीसरा, हमारा बच्चा अब ठीक कैसे हो सकता है। तो पहले सवाल का जवाब ये है मैडम, जैसे डॉक्टर भार्गव ने बोला, अमिताभ बच्चन थैलेसीमिया माइनर है। इस तरह से कई और सेलिब्रिटीज माइनर है। तो अगर सेलिब्रिटीज माइनर है तो इसका मतलब वो माइनर बीमारी नहीं है। आप लोग जो पेरेंट्स माइनर है, वो आप लोगों को कभी नहीं पता था, क्योंकि ये बीमारी होती तो आपको पता लगता। हिंदुस्तान को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ थैलेसीमिया के मरीज हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। इंडिया इज द थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। रीजन सर? हमारी जीन्स में है। पंजाबी, लाहौरी, सिंधी, गुजराती, मैं दोबारा बोलूंगा, पंजाबी, लाहौरी, सिंधी, गुजराती कम्युनिटी के अंदर ये जीन्स चलती आ रही हैं। आपके घर में क्यों नहीं पता लगा? इसका सवाल का जवाब यह है, आपको माइनर है, आपके हस्बैंड को माइनर है, तो आपके फादर या मदर को भी माइनर होगा, उनके फादर या मदर को भी माइनर होगा। बट दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि उन दोनों को माइनर नहीं था। उनके हस्बैंड या वाइफ को, जिसको माइनर था, उसके स्पाउस को माइनर नहीं था। और अगर था भी तो हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है कि मेजर होएगा, 75% है नॉर्मल होगा। इसका उदाहरण देता हूं मैं। लेट से यहां पर 100 फैमिलीज आई हुई हैं जिनको माइनर है, जिनके अंदर जीन्स, और उनके बच्चे को मेजर हो गया। अगर ऐसे 100 फैमिलीज आई हैं तो उनके आपस में विवाह हो गया माइनर का, तो 25% चांस है कि वो एक मेजर को जन्म देंगी, 75% चांस है वो मेजर को जन्म नहीं देंगी। और अगर एक माइनर का और नॉर्मल से विवाह हो गया तो उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि हमें तो पता ही नहीं था। वो इसलिए नहीं पता था मैडम क्योंकि कभी दिक्कत आई नहीं, कभी 2 माइनर का विवाह हुआ ही नहीं। आज हमें आपकी जैसे शादी के बाद ये पता लगा आपके घर में मेजर है। हम यही एक कैंपेन चला रहे हैं 2035। अभी रिसेंटली हमने जैकी श्रॉफ खुद माइनर है,
उनके साथ मिलकर हमने एक मुहिम चलाई है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हम 2035 तक अगले 10 साल में थैलेसीमिया बच्चे का बर्थ को प्रिवेंट कर सके। भार्गव सर ने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब क्या हुआ कि आज आप जो दर्द के साथ गुजर रहे हैं, अगले 10 साल बाद कोई उस दर्द से जूझे ही ना, बच्चा पैदा ही ना हो। तो जो सिंपल टेस्ट 650 रुपए ये वर्ड बोल रहे हैं, अगर जनता को, जनरल डॉक्टर्स को और देश को सबको पता होगा कि एक एचपीएलसी नामक टेस्ट अगर हम कर लें मदर का, और अगर मदर माइनर आ जाती है तो फादर का कर लें, अगर मदर नॉर्मल है तो फादर के करने की जरूरत नहीं है। तो शादी से पहले या कंसेप्शन से पहले अगर मदर और फादर को, मतलब जिनकी शादी हो गई है या होने वाली है, उनको अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता लग जाए तो एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे का बर्थ प्रिवेंट हो सकता है। सर अगर अगर दोनों माइनर हैं और उनको बच्चा भी अपना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा फिर सवाल क्या है, ये भी solution? बहुत अच्छा सवाल है। अगर तो आप किसी को शादी होने से तो रोक नहीं सकते। अब दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं और दोनों माइनर हैं। प्यार तो किसी को किसी से भी हो सकता है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात बोली। मेन दिल की बात ये है कि दोनों ने लव मैरिज करनी है अगर किसी और ने, बच्चा भी करना है। हाँ ये बात बिल्कुल, किसी को आप रोक नहीं सकते शादी करने से। तो दो माइनर का अगर आपस में विवाह हो जाता है तो पेट के अंदर एक सिंपल टेस्ट जिसको कहते हैं सीवीएस, कोरियोनिक, सीवीएस मतलब कार्डिक हार्ट वाली डिजीज नहीं, सीवीएस मतलब कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। पेट में स्पेशलाइज सेंटर्स में, पंजाब में भी हो सकते हैं टेस्ट, दिल्ली में भी हो सकते हैं। पेट में होने वाले बच्चे का टेस्ट करा जा सकता है कि उसको मेजर है या नहीं है, क्योंकि संभावना तो 25% की है, 75% कौन से महीने में सर हो जाता है? वो 10 से 12 हफ्ते हो प्रेगनेंसी में। अगर किसी मदर, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और 4 वीक्स में उसको महीना आना बंद हो जाता है, 4 वीक्स पे, तो इसका मतलब उसको पता लग गया कि मेरी प्रेगनेंसी और 4 वीक्स निकल चुके हैं, और तब वो डॉक्टर के पास जाके प्लानिंग कर सकती है कि 10 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में पेट में उस टेस्ट को कराएं जिसको सीवीएस कहते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। और उस कोरियोनिक विलस सैंपलिंग से पता लग सकता है कि होने वाले बच्चे को मेजर है 25% संभावना वाला या 75% की माइनर या नॉर्मल है। अगर मेजर है तो लॉ कहता है आप उसको टर्मिनेट करना चाहें तो टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम एक प्रेगनेंसी में अनलकी हो गए तो इसका मतलब नहीं है हर प्रेगनेंसी में अनलकी हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप 25% की जगह 75% में आ जाए। कितनी बार फैमिलीज आती हैं, आपने भी थैलेसीमिया परिवारों से जुड़े होंगे, कि इनका पहला बच्चा तो नॉर्मल था पर दूसरी प्रेगनेंसी में मेजर हो गया। सुना करेक्ट? पहला बच्चे को मेजर हुआ, आगे किसी को मेजर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क है। आई होप आपको मेरा ये बात को समझ आ रही है। और सर ये जो अब इनका जो बच्चा है थैलेसीमिया इसको पेशेंट, कैसे ठीक इसका कर क्या सकते? सोल्यूशन? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिवेंशन की तो हम बात कर ही रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, पर जो बच्चे हो रहे हैं, जो 10,000 से ज्यादा बच्चे इस देश में थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हो रहे हैं, तो उनको क्या करा जाए? क्या जीवन भर उनको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दिक्कतों के साथ छोड़ दिया जाए जिससे बॉडी में आयरन इकट्ठा होगा, हार्ट में, लिवर में आयरन इकट्ठा होगा और 20-25 साल की उम्र में दिक्कत आई? या उनका एक वन टाइम सॉल्यूशन जो मैं और डॉक्टर भार्गव पिछले 12 साल से साथ मिलकर कर रहे हैं, उसका नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी लोग जो थैलेसीमिया के साथ जूझ रहे हैं उनको पता होगा कि बोन आपने मैरो सुना इस चीज के ट्रांसप्लांट बारे इसका में? उपाय है। ओके तो जी जी, इसके बाद ये इसके बात बाद कंप्लीट कर आपको- लें फिर आप सवाल रख लें। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से आपका बच्चा हमेशा ठीक हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मैडम डोनर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भाई बहन बेस्ट डोनर होता है। और अगर भाई बहन के साथ एक HLA टाइपिंग टेस्ट के पे मैचिंग निकल जाए, जिसकी संभावना 25 से 30% होती है कि मैचिंग निकल आएगा, तो मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट करा सकता है। और 95% से ज्यादा उम्मीद है कि आपका बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर किसी का घर में डोनर नहीं मिलता भाई बहन से, तो दुनिया में रजिस्ट्रीज बनी हुई हैं। हिंदुस्तान में चेन्नई में दात्री नाम की रजिस्ट्री है। इसके अलावा वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी रजिस्ट्री जर्मनी में है DKMS, और US में NMDP। बाकी बहुत देशों में रजिस्ट्री है जहां से डोनर मिल सकता है। और अगर आपके बच्चे का जेनेटिक मेकअप उस डोनर से मैच करता है तो अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट हो सकता है। और वो भी नहीं तो साइंस इतनी एडवांस कर गई है कि फादर या मदर, क्योंकि हर बच्चे की आधी जीन्स फादर से आई, आधी जीन मदर से आई, तो अगर हमारी रिश्तेदारी में शादी नहीं हुई तो हमारी 50% जीन्स एक परिवार की है और 50% जीन्स दूसरे परिवार की है, तो पेरेंट्स फुली मैचिंग नहीं है, तो उसको कहते हैं हाफ मैच या हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। तो अगर हमारा फुल मैच डोनर घर में या घर के बाहर नहीं मिलता
तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी एक माध्यम है ट्रांसप्लांट का जिससे बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो ऑर्डर फुल मैच डोनर घर में, नहीं तो फुल मैच डोनर घर के बाहर, नहीं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाफ मैच डोनर ट्रांसप्लांट पेरेंट्स को लेके करा जा सकता है। जी सवाल माइक दियो जी, थोड़ा ऊंची ऊंची बोलो। हेलो सर, मैं दीदार सिंह मेरा नाम है, खन्ने तो है सर। मेरे को 2 कुड़ियां है, छोटी मेरी कुड़ी ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ मेडिसिन राइट। इनका सवाल है कि जैसे मेरी एक छोटी बच्ची है, उसको प्रॉब्लम है थैलेसीमिया की, और आप जैसे बता रहे हैं कि उसका ब्लड अगर चेंज होता रहा 25 साल तक तो आयरन इकट्ठा हो जाएगा, उसका क्या सोल्यूशन है? यही सवाल ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਟੈਸਟ ਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵਾ ਵੀ ਟੈਸਟ 600 ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 600 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀਗੇ ਲੱਖ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਰ ਦਾ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਗੰਦ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਘਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ करवा भी सकते हैं? मैं आपके दोनों सवालों को जवाब देता हूं। पहला, जिन बच्चों को आयरन इकट्ठा हो गया है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और सारे थैलेसीमिक फैमिलीज को ये पता होना चाहिए। जिन बच्चों को हर महीने ब्लड चढ़ रहा है, हर ब्लड यूनिट से 126 मिलीग्राम आयरन हमारी बॉडी में जाता है। वो कहाँ इकट्ठा होता है? या तो हमारे दिल में इकट्ठा होता है, या लिवर में इकट्ठा होता है, या हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ब्रेन में जाता है, पैंक्रियाज में जाता है, सेक्स ऑर्गन्स पे जाता है। तो जिन बच्चों को आयरन ब्लड से मिलता जाता है, या तो उनको लिवर की दिक्कत आती है, या हार्ट की दिक्कत आती है, या वक्त के साथ उनको शादी के बाद प्रेगनेंसी की दिक्कत आती है, या डायबिटीज हो जाता है, या उनकी हाइट कम हो जाती है, तो इनके लिए दवाइयां अवेलेबल हैं। कुछ दवाइयां इंजेक्टेबल हैं, कुछ ओरल है। तो जहां भी आप ब्लड चढ़ाते हैं, सरकार ज्यादातर जगहों में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, MP में, छत्तीसगढ़ में ये दवाइयां फ्री मिलती हैं। इंजेक्शन आपने सुने होंगे, डेस्फ्राल के इंजेक्शन लगते हैं सर, कैल्फर की गोलियां आती हैं, डेसीरॉक्स की दवाई आती है, असुंद्रा दवाई आती है। इन दवाइयों को आप मॉनिटरिंग के साथ बढ़ाएं घटाएं तो आयरन कंट्रोल हो जाता है। जिन बच्चों को एक दवाई से असर नहीं आता तो 2 दवाई भी कंबाइन करी जा सकती है, 2 से असर नहीं आता तो 3 दवाइयां भी कंबाइन करी जा सकती है। आइडिया सिर्फ इतना है कि ढंग से ये दवाई लेनी है, जैसे डॉक्टर बताएगा वैसे इंजेक्शन लगवाने हैं, और अगर एक दवाई से इलाज नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आता, तो दवाइयों को ऐड करना है। दूसरा सवाल, ट्रांसप्लांट। सो ट्रांसप्लांट सर एक टाइम होता था, आज से 5-7 साल पहले लोगों को हम बात करते थे ट्रांसप्लांट कराना है, कितना खर्चा है जी? 15 लाख लग जाएंगे, 20 लाख लग जाएंगे। लोग कहते हैं यार मैं 20,000 रुपये रोज कमाता हूं, मैं कहां से 15 लाख रुपए दे दूंगा? मेरी पूरी फैमिली की इनकम ही 15,000 रुपये महीने की है। तो आज आपको यह समझना है कि सरकार और कुछ NGOs और कोल इंडिया के माध्यम से आपका ट्रांसप्लांट फ्री हो जाता है। कैसे फ्री हो जाता है, यह समझने वाली बात है। कोल इंडिया की CSR फंडिंग से कुछ सेंटर्स में, भारत के 15 सेंटर्स में, जिसमें हमारा अस्पताल एक है, कोल इंडिया के CSR फंडिंग से हर बच्चे को 10 लाख रुपए थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट के लिए फ्री मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया, उसकी उम्र 12 साल से कम है,
उसकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उसके घर में फुल मैच डोनर है या घर के बाहर फुल मैच डोनर है, ये 5 क्राइटेरिया होने चाहिए। बच्चे की उम्र 12 साल से कम, अगर उसकी एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम, उसके घर में फुल मैच डोनर है या घर के बाहर फुल मैच डोनर है, तो कोल इंडिया के CSR फंड से 10 लाख रुपए की मदद मिल जाती है फोर्टिस अस्पताल में, उस बच्चे के नाम पर आ जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए की मदद मिल जाती है, 13 लाख रुपए ऐसे आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ NGOs हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपको क्या चाहिए? आपको एक विल होनी चाहिए कि जी मैं ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूं सर, अब बहुत हो गया, मैं धक्के घुटने मेरे घिस गए, ब्लड चढ़ा चढ़ा के बच्चे को रोज स्कूल छोड़ना पड़ता है, मेरा काम असर होता है और बच्चे की बॉडी में आयरन इकट्ठा हो रहा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया था कि ट्रांसप्लांट एक मात्र उपाय है, या मुझे ये नहीं पता था कि फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, आज मुझे समझ आ गया है, मैं ट्रांसप्लांट करा सकता हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ? ਸਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ उसका क्या तो सरजार जी, अगर घर में मैच नहीं करा तो हम अनरिलेटेड डोनर सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने दूसरा उपाय। तो आप अपनी HLA रिपोर्ट हमें देंगे, पीछे मैडम बैठी है हमारी BMT मैनेजर भारती जी को अपनी HLA रिपोर्ट देंगे, हम आपका सर्च करके बता देंगे आपका फुल मैच डोनर है या नहीं है। आज फुल मैच डोनर नहीं है तो हम 6 महीने बाद दोबारा सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डोनर उतने ही रजिस्ट्री में रहेंगे। अगर एक रजिस्ट्री में मैं कहता हूं 5 लाख 8 डोनर है, हो सकता है 6 महीने बाद 5 लाख 20 हजार डोनर हो, उन 20 हजार में से कोई आपका मैच निकल जाए। तो सर्च करने के बाद डोनर मिल सकता है। तो सर्च करना पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका सर्च ही नहीं हो पाया। ट्रांसप्लांट में ऐसा क्या होता है सर जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है? ट्रांसप्लांट में ऐसा क्या होता है कि ठीक हो जाता है? बैठिए सरदार जी, बताता हूं मैं। ट्रांसप्लांट में आपकी हमारी हड्डियों के अंदर गूदा होता है, हड्डियों में से लाल कोशिका, सफेद कोशिका, पीली कोशिका, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होती है, जिसको हम हिंदी में गूदा बोलते हैं, वहां से बनता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके रेड सेल टूट जाते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है। तो आप कुछ कीमोथेरेपी और रेडिएशन के माध्यम से आप पेशेंट की बोन मैरो को जला देते हैं। जलाने का मतलब यह है, आग नहीं लगानी है, कीमो से उस बोन मैरो को दबा दिया जाता है ताकि डोनर के जो स्टेम सेल डालें उससे वो हेल्दी पौधा बने। डॉक्टर विकास, ये पराली की तरह है कि जला देते हैं, जैसे भी पराली जलने वाली है। लोगों को, हम सबको ये समझना है कि ट्रांसप्लांट में कोई आग नहीं लगनी, कोई सर्जरी नहीं होनी। ट्रांसप्लांट में क्या होना है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। लेट्स से मुझे थैलेसीमिया है और अनमोल जी का स्टेम सेल और मेरे स्टेम सेल मैच कर गए, तो मुझे और हमारे डॉक्टर भार्गव है, ये मुझे कुछ कीमोथेरेपी देंगे जिससे मेरी रेड सेल्स, व्हाइट सेल और प्लेटलेट, लाल कोशिका, सफेद कोशिका, पीली कोशिका दब जाएंगी ताकि बोन मैरो सप्रेस हो जाएगी। अगर वो सप्रेस नहीं होगी तो आपके सेल में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने मुझे कीमोथेरेपी दी ताकि मेरी बोन मैरो सप्रेस हो जाए। डोनर को 5 दिन के लिए चमड़ी के नीचे कुछ इंजेक्शन लगे, डोनर को ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना, कोई चीरा फाड़ी नहीं है। डोनर को 5 दिन चमड़ी के नीचे, जैसे वैक्सीन लगती है, आपने अपने बच्चों को चिकन पॉक्स वैक्सीन लगाई होगी, MMR वैक्सीन लगाई होगी, वो चमड़ी के नीचे लगती है, उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ऐसे 5 दिन इंजेक्शन लगे और ब्लड बैंक के अंदर इनके 4 घंटे में स्टेम सेल कलेक्ट होके मुझे चढ़ा दिए गए। और वो जो स्टेम सेल चढ़ाए वो 14 दिन में एक जो बीज है वो फल बन जाता है, फूल बन जाता है, और मेरी लाल कोशिका, इनकी लाल कोशिका जो थी वो मेरी बॉडी में लाल कोशिका अब बननी शुरू हो गई है और मेरे अंदर जो डिफेक्ट था थैलेसीमिया वो खत्म हो जाता है। सोनू जी, कितना आंदी हो? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 100% ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। अरे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਦ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਵਗੈरह ਸਾਰੇ उड़ गए थे और 1 महीने में सारी ग्रोथ हुई। वाह, वेरी गुड। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या सर्जरी होती है सोनू जी? नहीं सर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हम जो यहाँ बैठे हैं, लगता है कि कोई सर्जरी है, कोई तोड़ा फोड़ी है, कोई किडनी निकाल लेंगे, कोई लिवर निकाल लेंगे। तो आप क्या कहते हो, और आपके डोनर को क्या हुआ? क्योंकि ये अनमोल जी, बहुत लोगों को लगता है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, किडनी रैकेट निकलता है कि गए डॉक्टर विकास दुआ की किडनी निकाल ली। तो बोन मैरो नहीं सर, ट्रांसप्लांट में ऐसा कुछ कुछ भी निकालते नहीं होता जी।
और वाह। मेरे को तो पता ही नहीं लगा जी कब हुआ, जैसे आम जैसे हम खून वगैरह चढ़ता है। सर इस पेशेंट के बारे में कुछ बताएं डिटेल में कि ये अब ठीक है? सो अब भाई क्या हमारे medicine को AML हुआ, माइलॉइड ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ब्लड कैंसर कब आता है हमें नहीं पता, हम उसको रोक कैसे सकते हैं ये आज हमारे पास टेक्निक नहीं है दोस्तों। इस कमरे में बैठे हुए किसको ब्लड कैंसर हो जाएगा मुझे नहीं पता, बट मेरे पास क्या शक्ति है, ब्लड कैंसर के इलाज की शक्ति है। आपके जेनेटिक के हिसाब से ब्लड कैंसर में कौन सी दवाई लगेगी, कौन सा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, इस चीज की हमारे पास शक्ति है। तो आज इनको ब्लड का कैंसर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हुआ, इनको कीमोथेरेपी दी गई, उससे बुरे सेल हटाए गए, फिर जैसे डॉक्टर विकास दुआ ने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, 300 ml खून इनके डोनर से लिया गया। तो किडनी ट्रांसप्लांट में एक किडनी, दो में से एक किडनी निकाल दो तो कितनी बचती है? एक लिवर में से आधा निकाल दो तो कितना बचता है? आधा। और 4.5 करोड़ सफेद खून में से अगर मैं 1 करोड़ निकाल लूं तो कितना बचते हैं? 3.5 करोड़। इसका मतलब डोनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा भी बन जाता है? जब तक वो घर पहुंचता है तब तक वो रीजनरेट हो जाता है। तो नस में एक पाइप डाल के स्टेम सेल्स निकालते हैं 4 घंटे में, जब तक वो 10 किलोमीटर, गुड़गांव में तो शायद 4 बार बन जाएगा जिस प्रकार का जाम होता है, पर नॉर्मल आदमी लुधियाना में जब तक DMC से घर पहुंचेगा तब तक उसके व्हाइट ब्लड सेल्स दोबारा बन जाते हैं। तो सोनू जी का ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, आज वो हमारे समक्ष हैं। जो बोन मैरो लास्ट हुई इसमें ब्लड कैंसर नहीं है, आज वो अपने शरीर के साथ अपना पूरा काम दोबारा कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है इनके घने बाल दोबारा वापस आ गए, जिनको सबसे ज्यादा चिंता थी। सोनू जी बालों की सबसे ज्यादा चिंता थी ना, नेचुरल खींच के देख ले। मतलब 20 दिन के अंदर अंदर वापस आ गए सर। और मेरा भाई भी बिल्कुल सही है, काम कर रहा है, हैवी काम करता है, अनलोडिंग अनलोडिंग का। वेरी गुड, और बहुत मतलब सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर मिथ क्या है लोगों के थैलेसीमिया के बारे में, ये भी बताएं कि जिस डर से लोग घर ही बैठे रहते हैं और अपना इलाज ही नहीं करवाते, जो लोगों में चर्चा चलती है कि कैंसर हो गया अब यहाँ पे मत्था टेक लो, ये देसी दवाई खा लो, या बस स्ट्रेस है। अनमोल जी 3 सबसे बड़े दुख हैं, सबसे बड़े डर है। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसे की। हमें जब भी ब्लड कैंसर होता है या कैंसर होता है या थैलेसीमिया होता है, गरीब आदमी कहता है पैसा कहां से आएगा। आज मैं आपको सच बताऊं, सरकार और ये अनमोल क्वात्रा जी, अमिताभ बच्चन ऑफ पंजाब, ये जिस प्रकार से लोगों की दानकर्ताओं के माध्यम से इलाज की मदद करते हैं वो बहुत बहुत पूर्व है, वो भूतपूर्व है। उसके लिए हमारे को इनके लिए ताली बजानी चाहिए एक बार। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की कैसे सॉल्व की जाए। तो भारत सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलकर 10 लाख रुपए प्लस मिला के थैलेसीमिया की जांच के, थैलेसीमिया के बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्ट्रीमलाइन कर दिया। इस देश में, पूरे विश्व में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये देश एक मिसाल है जिसमें 500 से ज्यादा थैलेसीमिक बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके उनको नया जीवन यापन करने की शक्ति दी गई। यही वो देश है जहां पे आज पंजाब सरकार और बाकी स्टेट सरकारें कैंसर के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आपको पैसा मुहैया करा रही है, अस्पताल मुहैया करा रही है ताकि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा पाओ। तो सबसे बड़ी बात है पैसा। दूसरा, मृत्यु से डर। मैं आपसे कहूं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 10% मृत्यु का डर होता है तो लोग डर जाते हैं। पर मैं आपसे पूछूं कि क्या ब्लड कैंसर में मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कराऊं तो जीने का कितना बड़ा रिस्क है, जी कितना पाऊंगा मैं? उसका आंसर 10% है। तो आप सोचो, एक प्रोसीजर जो 70% आपको चांस देता है क्योर होने का, हम उससे डर जाते हैं। भय सिर्फ पैसे का नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी होता है, वो दुनिया जहान में घूम घूम के अपना पैसा खर्च करते हैं, सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। अगर वो पहली बार में सही जगह पे पहुंच जाते तो कम पैसे में कीमो और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के नया जीवन यापन कर पाते। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारे दिमाग की है, हमारी विलिंगनेस की है, हमारे मन में जो कुंठाएं भरी हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिरी ऑप्शन है, इसमें सबकी मृत्यु हो जाती है। नहीं दोस्तों, 70% लोगों की
आज जीवन मिलता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से 70%। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं डॉक्टर विकास दुआ के माध्यम से 90% लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के आज नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की कीमोथेरेपी मुझे और बीमार कर देगी या दवाई मुझे और बीमार कर देगी। दोस्तों मैं हर जगह ये पूछता हूं, आप सबके पास मोबाइल फोन है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप फेसबुक देख सकते हो, रील देख सकते हो। तो जब आप ये सब कुछ कर सकते हो तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि दवाई भी उतनी सुदृढ़ होगी जिसमें नौजिया, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, ये सब चीजें कम हो चुकी होंगी। क्योंकि जब मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई तो दवाई की टेक्नोलॉजी आगे क्यों नहीं बढ़ेगी। दोस्तों ये सोचो, कितनी बड़ी विडंबना है। जब मेरे को बीमारी होती है उसी मोबाइल पे जिसमें मैं गूगल से सर्च कर रहा हूं जो 2025 की चीज दिखा रही है, हमारी मानसिकता कैंसर को लेकर 1990 में पहुंच जाती है। डर प्रवेश कर जाता है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में। तो दोस्तों जब हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो ये भी तो सोच के चलो कि ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया और हिमेटोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। वो आपको सुदृढ़ करना चाहती है, आपको कम कष्ट देना चाहती है। और हम जब 85 साल तक जिएंगे तो इन बीमारियों का इलाज इन्हीं दवाइयों के माध्यम से 85 साल पे भी कर पाएंगे। सिर्फ 23 साल के लिए नहीं, आज हमारे पास एबिलिटी है कि हम 90 साल के इंसान का भी इन्हीं दवाइयों से, जो कि माइल्ड हैं, जो टारगेटेड हैं, उनका 90 साल में भी इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों भय को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है, डर को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि ऐड आता है माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है, वैसी डर के आगे थैलेसीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के भी जीत है। मैं ऑडियंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ऑडियंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ सवाल जी। हाँ जी, ये दीदी को पहले दे दो, माइक दे दो जी। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ सर। मेरा नाम सुनीता है और यहाँ तो थैलेसेमिया और ब्लड कैंसर की बात चल रही है, लेकिन मेरा लड़का का बीमारी दिमागी है, मिर्गी का दौरा आता है। क्या मैं उसके बारे में पूछ सकती हूँ? पूछ सकते हैं सर इसका 7 साल का जब था उससे पहले बिल्कुल सही था, पढ़ाई लिखाई हर चीज पे आज भी सही है, लेकिन जो दवाई चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनमोल कवत्रा जी के पास जब से आई हूँ तब से हम लोग को बहुत हेल्प मिला है। पहले तो हम लोग को भीख मंगे से भी हालत बदतर थी, इलाज कराते कराते पिंड में भी दिखवाए, यहाँ दिल्ली एम्स में भी दिखवाए, लुधियाने में भी दिखवाए, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा है पीजीआई से। लेकिन फिर भी अभी जितना बेहतर होना चाहिए वो नहीं है रहा। अभी भी बाथरूम जाता है तो उसके बाहर मुझे खड़ा रहना पड़ता है। हेलो, इतना जवान लड़का है, मुझे खड़ा रहना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, हर जगह हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। ये चीजें देख के ना सर मुझे बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने रिसोर्सेज हैं कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इतने 140 करोड़ की आबादी है इंडिया में, तो इंडिया में 140 करोड़ मरीज थोड़ी हैं, 140 करोड़ दुखी थोड़ी हैं। ये 14 करोड़ भी नहीं होंगे, 101 करोड़ 40 लाख भी नहीं होंगे। पर प्रॉब्लम ये है जो बाकी के 140 करोड़ है ना, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। इस माँ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जिंदगी की उसका बेटा है। बिल्कुल, हमारी सबके लिए भी और है भाई, सबके लिए, हमारे लिए भी हमारा बच्चा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरे को परेशानी है इनको तो सुनते सुनते ना ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि कितनी अवेयरनेस की कमी है। आपके लिए एक थैलेसीमिया पेशेंट आपके लिए एक पीनट है उसको ठीक करना, पर उसके लिए उसकी लाइफ उस पर फोकस्ड है। जैसे आप लोग भाग रहे हो, मैं आपको ऑन स्टेज ऑन कैमरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज और लोगों से मिलके देखिए हम कि अपने देश की कैसे बीमारियों का काउंसलिंग के साथ और अवेयरनेस के साथ कैसे भला कर सकते हैं। कि ऐसे पेशेंट्स जो बेचारों को पता ही नहीं करना क्या है, दवाइयों पे दवाइयां खाते जा रहे हैं, डॉक्टर से ज्यादा बात नहीं कर सकते, बात नहीं करनी आती, डॉक्टर गुस्सा ना करता है, सारे डॉक्टर आप जैसे नहीं है। तो प्लीज इनका कुछ सोल्यूशन बताइए, खुल के बात भी नहीं कर सकते। सो माता बहुत ही सिंपल है, देखते लिए 3 चीजें मैं कर सकता हूं। एक, देखो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके ये पता चल जाए कि हमारे डिफेक्ट कहां पे है, वो ठीक होगा या वो ठीक नहीं होगा। देखो बहुत बार हमको ये समझना जरूरी है, भले ही हम साइंस के करता धरता है, पर कई बीमारियों को हम ठीक नहीं कर सकते। उसमें हमारे को, फैमिली को ये समझाना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ये बीमारी ठीक होगी या ठीक नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि उसका कितनी दवाई दे दी, इंपॉर्टेंट चीज है कि उस मां को समझाना, उसको क्लोजर देना कि ये ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। और अगर ठीक नहीं होगा तो अगले 20 साल का उसका जीवन किस प्रकार से चलेगा, उसकी एक रूपरेखा देना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों आज भी हम
30-40% बीमारियों को कब्जा नहीं कर पाए, हम उन पे विजय नहीं पा पाए, बट हम आंखों में आंखें डाल के ये कह सकते हैं कि ये अनमेट नीड है दोस्तों, इसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। हमारे को सिर्फ दवाई और सिर्फ दवाई के माध्यम से कई बार नहीं होता, हमको बैठ के उसकी पीड़ा को और उसको समझाना आवश्यक है कि वो किस प्रकार से अपना आगे का जीवन जिए। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप जब भी रेडी हो, हमारी तरफ से वी विल स्पॉन्सर यू टू कम टू गुड़गांव, वहां पे जो भी टेस्ट वगैरह होंगे मैं दिखवाऊंगा आपको, डॉक्टर हमारे राकेश जैन जी हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप जब भी तैयार हो टीम से मिल लीजिएगा, वी विल हेल्प यू टू। सबसे बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ फ्री चेकअप करवा के फ्री मेडिसिन चलाई जाएगी। आप बैठिए, इसके बाद अगर आपके पास कोई रिपोर्ट लेके आए तो डॉक्टर साहब वो भी देख लेंगे, ठीक है? बैठिए जी, देव जी माइक देव। देखो कितनी अच्छी बात है सर कि ये पहली बार लाइफ में इन्होंने माइक पकड़े हैं, बोल ही नहीं पा रहे। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਊਸ਼ਾ, मैं अटारी बार्डर तो आई हाँ। तो एक बेटी है ही, इन्हों थैलासीमिया, बचपन च ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇ ਤਲੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। तो कुछ थैलेसीमिया ऐसे होते हैं जो बीच के थैलेसीमिया होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि माँ बाप जो है वो माइनर है, माँ बाप माइनर है या कैरियर है या ट्रेट है, और उनके बच्चों को मेजर हो गया। ये दो टाइप हो गई, माइनर और मेजर। एक बीच वाली टाइप होती है जिसको कहते हैं इंटरमीडिया। इंटरमीडिया एक ऐसी बीमारी है जो 2 साल से लेकर 18 साल की उम्र में कभी भी दिक्कत पैदा कर सकती है, कभी भी तीली बढ़ा सकती है, कभी भी ब्लड चढ़ा सकती है। तो इसीलिए जब इसकी तीली बढ़ने लगी, जब इसका चेहरा जो अभी दिख रहा है, इसको थैलेसीमिया वाले बच्चों का चेहरा कहते हैं, इसको थैलेसीमिक फेसेस कहते हैं। हमारा ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस हो गया, फ्रंटल बॉसिंग होगी, तो इसके चेहरा देख के मैं बोल सकता हूँ कि इसको कोई खून की कमी है या इसका खून टूट रहा है। तो थैलेसीमिया इंटरमीडिया वाली बीमारी होगी इसको। उसके अंदर अगर ग्रोथ अच्छी ना हो या हीमोग्लोबिन आपका 7 या 8 से कम रहे तो इनको फिर ब्लड चढ़ाएंगे तो इनका ग्रोथ बेहतर होगी। ਤੁਹਾਡਾ सवाल की है, इनका सवाल ये है कि आज तक हमें पता नहीं लग पाया, 12 साल में पता लगा। वो इसलिए 12 साल में पता लगा क्योंकि ये इंटरमीडिया वाली बीमारी लेट पता लगती है। फिर ना 2 साल हो गए ना, पठानकोट में खड़ा मेरे पेके मतलब उधर, तो 2 साल बाद डॉक्टर ने बोला कि इन्होंने थैलासीमिया ਨੂੰ ब्लड लगाना चाहिए। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਚੜ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਲੱਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो सर ये ठीक हो सकते हैं हम? तो ये भी थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी जिनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, ये भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकता है। अब जैसे इनकी उम्र 12 साल होगी तो इनका टेस्ट 12 साल क्रॉस कर गए या 12 साल से नीचे हैं? नहीं 12 साल से ऊपर है, हम 21 साल दी हो गई है। 21 साल की है ना, 12 साल से उम्र से पता लगाना। तो 21 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट करने से दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं। तो इनको दवाइयां हैं, कुछ दवाई आती है हाइड्रोक्सीयूरिया, फॉलिक एसिड, वो दवाई अगर आप एक बार गुड़गांव आएंगे तो हम आपको वो दवाइयां शुरू कर देंगे, उससे फर्क पड़ जाएगा। ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। हाँ हाँ ठीक हो है। जाएगा। तो एक ही आए है बेटी। एक कोई लाखर की है। बैठो अनमोल जी, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जब स्पेशलाइज सेंटर तक हम नहीं पहुंच पाते, उससे ये डिले डायग्नोसिस का बहुत होता है, और गरीब आदमी बड़े अस्पताल में जाने से बहुत ज्यादा डरता है। इसीलिए मुझे लगता है जो आप अपना अस्पताल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे सारे डॉक्टरों को, बड़े अस्पताल के डॉक्टरों को इन गरीब लोगों से मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर ये लोग वहां तक चल के नहीं आ सकते तो हमको इन तक चल के पहुंचना सबसे ज्यादा आवश्यक। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हमारी कोशिश भी यही है सर जी। देव माइक देव। नमस्कार सर जी। नमस्ते मेरे ना दिक्कत मेरे ब्रदर इन लॉ है, अपने बठिंडे तो है वो, तो एम्स ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 16 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ 75% ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, तो 25% काम कर रही है सर। बोन मैरो काम नहीं कर रही है आपके भाई की, उसको बीमारी को एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। हाँ। हमारी एप्लास्टिक कमी नहीं है उन्होंने?
हाँ जी 25% मतलब हाँ जी, तो जो इसकी उम्र में 16 साल वाले आदमी की 84% बोन मैरो कम से कम काम करनी चाहिए, आपके ब्रदर इन लॉ की वो 25% कह रही है, तो इसका मतलब है उसको बोन मैरो खराब हो गई है, उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ये बताया होगा एम्स बठिंडा में। हाँ जी ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो इस बीमारी को भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक करा जा सकता है, और इस बीमारी के लिए भी भारत सरकार और कोल इंडिया 10 लाख रुपए 3 लाख रुपए की मदद करती ਉਮਰ है। ਸਰ ਚਲੇ 16 ਸਾਲ 18 इस बीमारी में 18 साल तक वाह। की मदद करती है। ਦੇਖੋ तो- ਵੈਸੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ CSR ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इसके भाई बहन है? नहीं, ये पेशेंट कौन है? आप हो? पेशेंट है, उसके 2-3 भाई बहन कितने हैं? 2 ही है ना, तो इन दोनों का वो टेस्टिंग कर लेंगे जेनेटिकली मैच है या नहीं है, उसके बाद अगर मैचिंग निकल आएगा तो 18 साल से कम उम्र में इनका ट्रांसप्लांट भी फ्री में हो जाएगा। ते सर एक बात और थी, वो ना सर घर वाले डरते हैं भी एक को तो बीमारी होगी, अब ये डोनर को कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर डोनर को दिक्कत होगी तो ट्रांसप्लांट के लिए सरकार क्यों मदद करेगी? हम एक मरीज को ठीक करके डोनर को बीमार नहीं करते, डोनर को कोई दिक्कत नहीं। ये अभी ये सोनू ने क्या बताया आपको? हाँ जी सोनू ने बताया कि मेरे भाई डोनर था, मेरा मैचिंग निकला, और मेरा भाई तो हैवी काम करता है, वो तो चीजों को उतारता है, चढ़ाता है, भारी भरकम चीजों को, उसको कोई दिक्कत नहीं आई। यही मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि डोनर को कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट ठीक हो जाता है और डोनर नॉर्मल रहता है। सिर्फ जो डॉक्टर भार्गव ने बोला कुछ सेल्स उन्होंने डोनेट करने होते हैं जो कुछ घंटों में रीजनरेट हो जाते हैं और दोबारा बन जाते हैं। थैंक यू सर। ये सोनू जी की वाइफ है। सोनू जी एक बार बता दीजिए, डोनर को कोई फर्क पड़ा क्या? प्लीज बताइए एक बार उठ के। ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ डोनर को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सही सलामत है काम। आपने दिया था नहीं ट्रांसप्लांट? नहीं मेरे देवर दे दिया आपके था उसको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम थे जान। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਵ एग्जांपल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हमारे देश में बहुत लोग डरते हैं ट्रांसप्लांट से कि डोनर को, ये इन्होंने पूछा, क्वात्रा जी ने पूछा क्या मिथ है? मिथ यही है कि ये डर कि क्या डोनर को कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, तो ये मिथ है, मतलब ये रियलिटी नहीं है। डोनर को कोई दिक्कत नहीं आती, डोनर के लिए ये 100% सेफ है। अगर ये सेफ ना होता तो कैसे एक अनजान आदमी, अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री वाला आपके लिए डोनेट कर देता जिसको कोई भी फायदा नहीं होने वाला? तो डोनर के लिए दिक्कत नहीं ਆਮ है। ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਜੂ ਅਰੋੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ AML ਹੈਗਾ, ਅਕਿਊਟ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲੂਕੀਮੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 50 ਵਾਰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ NGO ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੋਰ ਬਲੱਡ ਕੈਨ ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਾਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਪਾਂ 24/7 ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Very ਤੇ good. ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਡੋਨਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਮਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਜੀ। मेरा हेलो, मेरा नाम मोनिका अरोड़ा है और मुझे 2017 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर राहुल भार्गव ने भी मेरा ट्रांसप्लांट। वेरी गुड, वेरी गुड। इनका तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट था। जो डॉक्टर विकास दुआ ने कहा कि फुल मैच होता है, फुल मैच में नहीं मिला, मड भार वाला डोनर होता है, इनका हाफ मैच था, मतलब बेटे के साथ में आधा मैच था। तो 2017 से देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई। आज मोनिका जी हमारे साथ हैं और हर साल एक अपना केक भेजती हैं, 7वां बर्थडे, 6th बर्थडे। तो आप समझिए वो पीछे हैं, देखिए उनको, और बेटा उनका वहां रिजुल है जिसने 300 ml खून दिया, जो इतनी जीवनदायिनी शक्ति थी जिसकी वजह से आज मदर की छतरी आज भी रिजुल के सर पे है और रिजुल बहुत अच्छा काम कर पा रहा है अमृतसर में। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से घबराओ मत। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 10% रिस्क जरूर है दोस्तों, बट 80% सक्सेस भी है। उस 10% रिस्क के बेनिफिट में आप 80% को छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे डर है, मुझे मेरे पिंड में बताया कि खराब है, आंख नहीं है, ये सब मिथ है, इसको मत सुनिए। आज की तारीख में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत सक्सेसफुल पद्धति है। बिल्कुल। अगला सवाल दियो भाई साहब ਨੂੰ माइक दियो।
ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ सर मेरा नाम दिलराज है। मैं डिस्ट्रिक्ट तरन तारण से आया हूँ। सर मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, 10 साल हो गए मेरे को। तो सर इधर आने का मुझे पता कल ही चला था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और एमरजेंसी छुट्टी लेके मैं आज इधर आया हूँ। और सर मैंने ये मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा है 3 साल का। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम सर मेरे पहले दिन से ही चल रही है। फादर को लीवर कैंसर से डेथ हो गया, बाद में मेरी सिस्टर थी अनमैरिड थी, बाद में मैरिज हुई तो उनकी किडनी खराब हो गई, किडनी दोनों फेल हो गई। मैं अपनी मासी से लेके उनमें किडनी डाली इधर मैक्स हॉस्पिटल से, और बाद में मेरी शादी हुई तो मेरे बच्चा हुआ भी 3 साल का है, 6 महीने का, तो तब से थैलेसीमिया मेजर हो गया। तो हमारे दिल्ली आरआर में मैंने HLA टेस्ट करवाए थे उधर, और हम मेरे साथ और इनके हाफ मैच हुआ है। तो हमें ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए या अगले बच्चे की वेट करनी चाहिए? ये भी एक अच्छा सवाल है। तो आपका 3 साल का बच्चा है, आपको एक ही बच्चा है, तो इसका मतलब है इसका भाई बहन है नहीं, तो फुल नहीं। मैच वाली ऑप्शन चली गई है। जी। तो जो सेकंड ऑप्शन की पहले बात करी, पहले आपको अनरिलेटेड डोनर सर्च कराना चाहिए। जी। अगर अनरिलेटेड डोनर सर्च में डोनर मिल जाता है तो आपको अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता जी। तो फिर तीसरी ऑप्शन हाफ मैच, आप या आपकी वाइफ से डोनेशन लेके ट्रांसप्लांट हो सकता है। हो सकता है ये? जी हाँ। तो सर हमें अगले बच्चे की वेट करनी चाहिए उनके, जैसे हमने HLA का अभी फिर दिया है टेस्ट, वो पहले वाला ही रहेगा या चेंज होता आप रहता जो है? मेरा जब मैं पैदा हुआ था, जो मेरा HLA था, वो जब तक मैं रहूंगा जीवन मेरा HLA सेम रहेगा। तो आपका HLA चेंज नहीं होने वाला। जी। तो बार बार HLA कराने से कोई फायदा नहीं है। जी। अगला बच्चा आप पैदा करेंगे, पहली बात है वो थैलेसीमिया मुक्त होना चाहिए। जी। अगली बार आप उन 75% में आने चाहिए जिनको थैलेसीमिया नहीं होता। फिर वो बच्चा कम से कम 1 साल का हो जाना चाहिए कि वो स्टेम सेल डोनेट कर सके, क्योंकि कॉर्ड ब्लड वाला ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में इतना प्रभावी नहीं है, ना करा जाता। दुनिया में भी कॉर्ड ब्लड वाला ट्रांसप्लांट, जो नाल से स्टेम सेल लेके ट्रांसप्लांट करते थे, कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो बच्चा पहले तो पैदा होगा, साल भर बाद उस फिर 1 साल का होगा, तो आज से 2 साल आप पीछे चले जाएंगे। 2 साल बाद उसका HLA इसका HLA मैच करेगा तो ट्रांसप्लांट होएगा, और तब तक इसकी उम्र हो जाएगी 5 साल, और तब इसकी बॉडी में कितना आयरन होएगा ये हमें नहीं पता। तो अगर आपको डोनर मिल जाता है अनरिलेटेड, तो अभी ही कराना है। हाफ मैच ट्रांसप्लांट के बारे में आपको अपने डॉक्टर से, जिनसे मिलना है, उनसे डिटेल में समझना है और फिर खुद डिसीजन लेना है कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। जी सर, मैं अपने साथ वो रिपोर्ट लेके आऊँ, आपको भी दे सकता हूँ? आप हमारे पीछे भारती मैडम बैठी हैं, आप अपनी HLA रिपोर्ट दे दीजिए भारती मैडम को, और हम सर्च कर देंगे कि आपके लिए कोई डोनर है या नहीं है। जी। ਇਹ ਹੁਣੀ ਐਪ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੋਨਰ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। आज आप HLA रिपोर्ट देंगे, हम अगले 72 घंटे में आपको बता देंगे कि आपके लिए कोई दुनिया में डोनर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है सर, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਮੈਮ, ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਉਧਰ ਅੱਗੇ। हेलो सर, मैं ज्योति मेरा नाम, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मतलब कि मेरी बेटी को भी थैलेसीमिया है, मेजर है। मतलब हमारा हाफ मैच हो रहा है, मतलब तो उसके कितने सक्सेस रेट है? मतलब हाफ मैच ट्रांसप्लांट के, जैसे अभी हमने बोला, 90 से 95% चांस ऑफ क्योर होता है फुल मैच में, जी। घर भाई बहनों। 85 से 90% चांस ऑफ क्योर होता है अनरिलेटेड में, और हाफ मैच ट्रांसप्लांट में अंदाजन 80% सक्सेस रेट होता है। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बनी हुई है। हम क्यों नहीं कह रहे कि फर्स्ट चॉइस हाफ मैच, थर्ड चॉइस हाफ मैच, इसलिए है क्योंकि 5-7% का सक्सेस रेट उसमें कम है। बट इसका कतई मतलब नहीं है कि हाफ मैच ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, वो हो सकता है। 80% चांस है आप ठीक भी हो सकते हैं। आपने वो टेस्ट चेक करवाया जो सर बोल रहे थे कि पूरी दुनिया? हाँ जी, HLA करवा रखा हमने। हमारा हाफ मैच है, हस्बैंड वाइफ को दोनों ही नहीं, है। आपका सर्च हुआ डोनर? सर्च करवाया बट अभी मिला नहीं है। लास्ट कब सर्च हुआ था? अभी पिछले महीने ही हुआ था सर। अच्छा, अगर पिछले महीने सर्च हुआ था तो वो जी। जिस इंडियन रजिस्ट्री से हुआ या बाहर की रजिस्ट्री से हुआ, आप हमें HLA रिपोर्ट दे सकते हैं, जी। हम वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्री से आपका सर्च कर देंगे। सर, और एक जैसे कीमोथेरेपी लगेगी बच्चे को BMT में, तो उसमें बच्चे को कुछ हार्मफुल भी होगा जैसे? हाँ, कीमोथेरेपी लगने से बच्चों के टेम्परेली बाल जाएंगे, जैसे सोनू के गए थे बट आ गए। उनको नोजिया वॉमिटिंग रह सकती है, बुखार आ सकता है, बट ये टेम्परेरी होता है, ये रिकवर हो जाता है। और उसके बाद जब ये रिकवर होता है तो हेयर भी आ जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग भी रहते हैं, और बच्चा नॉर्मल जीवन व्यतीत करता है। जैसे हमें बताया गया था कि BMT के बाद मतलब कुछ और बीमारियां भी अटैक कर सकती हैं, ऐसा भी होता है क्या BMT? जिन बच्चों को रेडिएशन वाली
कंडीशनिंग मिलती है, जैसे इसको थैलेसीमिया में रेडिएशन नहीं देते, जी। रेडिएशन वाली कंडीशनिंग से कुछ लोगों को कैटरैक्ट हो सकता है, थायराइड की दिक्कत हो सकती है, या फिर उनको मंदबुद्धि हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। आज के टाइम में जो दवाइयां हैं वो इतनी प्रभावी हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स कम हैं। अगर हम किताबी रूप से जाएं तो बहुत रेयरली कहते हैं कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, कि हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद बच्चा जो है, जो पेशेंट है वो बच्चा ना प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी नहीं कर सकता, शादी कर सकता है, नॉर्मल लाइफ हो सकती है, बट हाँ इनफर्टिलिटी हो सकती है। बट जो दवाइयां आज के टाइम थैलेसीमिया के लिए हैं, जो हम दवाइयां यूज करते हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले वालों से बात करें तो उससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम है। तो हमें अपना गिलास को, आपके ऊपर है कि आप अपना भरा हुआ ग्लास देखना चाहते हैं, खाली देखना चाहते हैं। मैं बोलूं 90% आपके केस में उम्मीद है या 80% उम्मीद है, यह आपका नजरिया है कि आप 80 को देखेंगे या 20 को देखेंगे। अगर आपने 20 को देखना है, आप कहते हैं मैं इस गैम्बल को, ट्रांसप्लांट वाले गैम्बल को नहीं खेलना चाहता, कहीं मैं 20% में तो नहीं आ जाऊं, तो फिर जीवन भर ब्लड चढ़ाइए। आयरन की दिक्कत होगी, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप कहेंगे अब डॉक्टर साहब हमारा ट्रांसप्लांट कर दो, फिर वो 20 साल की उम्र हो जाएगी, डॉक्टर कहेगा अब उम्मीद 20-50% की रह गई है। तो फिल्ड साइड ऑफ द ग्लास जो आदमी देखता है वो ही ट्रांसप्लांट कर सकता है, जो एम्प्टी साइड देखेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सवाल आज आपका नहीं है। जो फैमिली मेरे पास आती है, जो बच्चा मेरे पास आता है, सब फैमिली का एक ही डर होता है कि हम 10% में तो नहीं आ जाएंगे क्या। हम अजी, आप अगर अमेरिका में भी बात करें तो वहां पर भी कुछ लोग 10% में आते हैं या 5% में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 100% हर आदमी ठीक हो जाएगा ट्रांसप्लांट से। अगर हर आदमी ठीक हो चुका होता ट्रांसप्लांट से तो आज सारे ट्रांसप्लांट यूनिट भरे होते और दुनिया सारे ट्रांसप्लांट करती। लोग इसी डर से, इस 10% के डर से घर पे बैठे हुए हैं और बच्चों को ब्लड चढ़ते जा रहे हैं और आयरन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सर, जो मेजर पेशेंट होता है थैलेसीमिया का, वो फिर बच्चा नहीं कभी कर सकता? अगर मतलब दो हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेजर हैं तो वो कभी बच्चा नहीं कर सकते? So, अगर दोनों मेजर हैं तो चांसेस ये है कि बच्चा भी मेजर ही होगा, क्योंकि चारों क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम चारों खराब हैं, तो बच्चा मेजर ही होगा। तो ऐसे बच्चे को जीवन क्या हमें देना चाहिए? क्या हमारे को सबको पता होता? आप मान लीजिए अपन सब 2035 में आज सब नवविवाहित जोड़े बैठे हैं, आज हमको थैलेसीमिया के बारे में होता तो आज मुझे बताओ कितने लोग थैलेसीमिया की, मैं कह रहा हूं 5,000 रुपए की जांच होती, 650 की छोड़ो, 5,000 रुपए की जांच होती, तो आप क्या 5,000 रुपए की जांच कराते? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे कि आज सब नवविवाहित जोड़े हैं, सबको थैलेसीमिया के बारे में बता दिया गया कि थैलेसीमिया मेजर क्या होता है और 5,000 रुपए की जांच है, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हो ना। तो अगर हमारे को इसी पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी नवविवाहित जोड़े हैं, अगर उनको ये मैसेज पहुंचता है कि शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच पूरी करनी है, तो 2035 तक हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो शादी से पहले भी टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे कुंडली मैच करवाते हैं, टेस्ट रिपोर्टें भी मैच करवाओ। कई बार HIV जैसी बीमारियां भी निकलती। अनमोल जी, आपको एक और स्टेप लेके जाता हूं। यूएई वगैरह में सिर्फ थैलेसीमिया नहीं, जेनेटिक बीमारियां जैसे SMA, स्पाइनल मसल एट्रोफी होती है, जिसमें 8 करोड़ की दवाई लगती है। बच्चा पैदा होता है, वो चलना बंद कर देता है, मसल कमजोर पड़ती जाती है और फिर वो 2-3 साल की उम्र में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी दवाई कितने रुपए की है? 8 करोड़ रुपए की है। बचाने की कॉस्ट कितनी है? 2,000 रुपए। ऐसे ही यूएई ने, ऐसे ही इंग्लैंड ने मैंडेटरी कर दिया कि सारी जेनेटिक बीमारियां जो हमारे शरीर में चलती हैं, शादी से पहले और शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले वो करवाना जरूरी है, ताकि हम जो बच्चे आए वो बच्चे स्वस्थ बच्चे आए, ताकि वो स्वस्थ देश का निर्माण कर पाए। तो अनमोल जी ने जो बात कही थी ना कि हम किस तरीके से बीमारियों को घटा सकते हैं, बीमारियों को घटाने का एक ही तरीका है, इंफॉर्मेशन, और दूसरा टेस्टिंग। टेस्ट मोर, टेस्ट करिए। और ये पब्लिक को नहीं, ये हम अपने मेडिकल फेटर्निटी में भी लोगों को बोल रहे हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए पहली बार गए, ANC के लिए गए, तो हमें HPLC टेस्ट कराना मैंडेटरी होना चाहिए। और पब्लिक में ये विश्वास लाना कि भैया डॉक्टर को उसका कट नहीं मिलता, डॉक्टर आपके लिए ही सोच रहा है, वो टेस्ट इसलिए करा रहा है ताकि आपका फायदा हो पाए। और आज मैं इस मन से मैं बोलूंगा अनमोल जी, सारे डॉक्टर टेस्ट पे कट नहीं लेते दोस्तों, वो आपके भलाई के लिए सोच के करते हैं। पर जिस प्रकार का माहौल बन जाता है
शायद कहीं ना कहीं वो सेफ प्रैक्टिस करने लगे, जिसकी वजह से बीमारियां हमें बढ़ती हुई दिखती है। बिल्कुल सर, क्या आपको लगता है कि ये मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे बेसिक हेल्थ और एजुकेशन एक बेसिक नीड है हर इंसान की, तो इसके ऊपर कोई प्राइस रेगुलेटरी भी होनी चाहिए कि लोगों को पता लगे कि एटलीस्ट थैलेसीमिया की ये जो मेडिसिन है ये ओवर प्राइस ना बिके। नई कंपनी आ गई, वो कह रही है मैं तो 10,000 का टीका ही दूंगी, पुरानी कंपनी 6,000 का दे रही है, फिर कोई नई कंपनी आ गई वो 15,000 का दे रही है, इसके ऊपर भी लोगों को। अनमोल जी, बहुत सरकार ने बहुत काम किया है। आप हम तो अमेरिका देखते हैं, यूरोप देखते हैं, जो दवाइयां अपने पास इस देश में हैं वो 1/10 नहीं, 1/100 प्राइस पे है। बट क्या इशू है, अगर आप सब लोग जागरूक हैं, अब भारत सरकार ने लो कॉस्ट आयुष सेंटर खोले, लो कॉस्ट दवाइयों के सेंटर खोले, आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं जाके वहां लेता हूं नहीं लेता हूं। आज भी प्रिडेटरी पॉलिसीज हमारी अनभिज्ञता की वजह से हमें महंगी दवाई मिल रही है, तो पब्लिक को जागरूक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो चूज ही उसी चीज को करेंगे जो भारत सरकार ने प्राइस कंट्रोल चीजें करी हैं, उसके माध्यम से वो कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मैं पिछले 10 साल में मेरी कीमोथेरेपी की प्राइस आप मान के चलिए 40% कम हो गई दोस्तों, 40% कम हो गई। जब सब चीजें महंगी हो गई, जब आम महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, दवाई की प्राइस घट गई। कैसे सर? सरकार ने जो इसेंशियल दवाइयां, जो ब्लड कैंसर में, ALL में जो बच्चों के टीके हैं, विनक्रिस्टीन है, प्रेडनिसोलोन है, डोनोरुबिसिन है, इनका प्राइस कंट्रोल कर दिया। मीरोपेनम का टीका जो पहले, आज से 5 साल पहले, कोविड से पहले 3,000-4,000 रुपए का बिकता था, आज वो 900 रुपए का आ गया। तो सरकार इस तरीके से जागरूक है। और जब लोगों की वॉइस आती है, जब लोगों की आपकी वॉइस आती है, आप ये सोचिए कैसे आज ब्लड फ्री मिल रहा है। दिल्ली में किसी ने लड़ाई लड़ी होगी ना भारत सरकार से कहने के लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया में फ्री मिलना चाहिए, आयरन किलेशन की दवाई फ्री मिलनी चाहिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए देने चाहिए। किसी और स्कीम में दोस्तों कहीं भी फ्री थैलेसीमिया जैसा ट्रांसप्लांट नहीं होता। ये आपकी संगठित आवाज है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचती है, वहां से पॉलिसी होती है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। वाह, एक सवाल मैं अभी तब पूछूंगा डॉक्टर साहब से, अगर आप सारे हाथ खड़ा करेंगे कि यह सवाल पूछना चाहिए कि नहीं। कई बार कोई जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, काउंसलिंग के लिए जाता है या ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो हर डॉक्टर अलग अलग तरीके से उसको समझाता है, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये चारों डॉक्टर में से सही डॉक्टर कौन सा है। डॉक्टर कैसे सही चूज करना है कि किस डॉक्टर के पास हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? क्या ये सवाल वाजिब है, पूछना चाहिए? इसका जवाब बहुत सिंपल है। एक टाइम होता था जब हिंदुस्तान में सारे डॉक्टर MBBS डॉक्टर होते थे। वक्त आया जब हमने सबने देखा कि अब हमारे गांव में MD डॉक्टर आ गया है। भारत सरकार ने सीटें बढ़ा दी कि अब सुपर स्पेशलिस्ट इस देश में हर जगह अवेलेबल है। आपके लुधियाना में, अमृतसर में, किसी भी जगह, पंजाब की बात करूं, सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर अवेलेबल है। जैसे मैं और अपने डॉक्टर भार्गव का उदाहरण दूं, हम दोनों ने MBBS करी होगी कभी ना कभी। इन्होंने MD करी मेडिसिन में, हमने MD करी पीडियाट्रिक्स में। इन्होंने उसके बाद हिमेटोलॉजी में DM करी, हमने आगे करा पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में। तो आपको सही डॉक्टर चुनने के लिए आज के टाइम में स्पेशलिटी वाले डॉक्टर, आपके घर में बीमारी है, बच्चा बीमार है, तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक RMP या BMS सलाह नहीं दे सकता, बट अगर आपको उसके इलाज से ठीक नहीं हो रहा तो आपको एस्केलेट करना चाहिए। एस्केलेट करना, एक बच्चा का डॉक्टर, MD डॉक्टर, DCH डॉक्टर अपने शहर में, गांव में ढूंढना चाहिए जो आपकी बीमारी का निवारण कर देगा। 90-95% चांस है कि वही आपकी बीमारी को निवारण कर देगा। बट अगर 5 से 10% उसके हाथ से बीमारी नहीं समझ आ रही और बच्चे को ब्लड की दिक्कत है, तो आपको ढूंढना चाहिए बच्चों का ब्लड का डॉक्टर कौन है। अगर वो दिक्कत न्यूरो की है, जैसे मैडम ने बोला, तो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर भार्गव ने बोला, आप फोर्टिस आएंगे तो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट से मिला दें। तो अगर एक क्वालिफाइड डिग्री वाला डॉक्टर उस स्पेशलिटी का डॉक्टर है, तो इतनी समझ हम सबको है कि क्या ये हमारी बीमारी का डॉक्टर है, अगर है तो उससे मिले और उसकी सजेशन के हिसाब से आगे बढ़े, रादर देन 4 डॉक्टरों से ओपिनियन लिया, चारों का ओपिनियन अलग है और हम कंफ्यूज हो गए कि क्या है। जो जिस चीज की जो लाइन है, आज आप मुझे बोलेंगे
मैंने और डॉक्टर भार्गव ने आपकी बात को ये क्यों नहीं बोला कि आप अपनी न्यूरोलॉजी की दवाइयां को पर्चा दिखाइए, हम बता देंगे। इन्होंने सीधा बोला कि आप आइए, हम दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इतनी जगहों से परेशान हो गए, आपको निवारण नहीं मिल पा रहा, तो हेमेटोलॉजिस्ट क्या जवाब दे देंगे आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलवा सकते हैं, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलवा सकते हैं, ताकि और आपका दोस्तों, समाधान हो सके। मैं विकास जब साथ स्टार्ट किया आज से 15-12 साल पहले, तो मैं थैलेसीमिया भी देखता था। उस समय डॉक्टर्स कम होते थे। अब जब पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट आ गया डिपार्टमेंट में, जो उसका करता धरता है, तो मैं थैलेसीमिया नहीं देखता, मैं 18 साल से ऊपर के लोगों को देखता हूं। डॉक्टर विकास 0 से 18 साल तक के ही देखते हैं। तो यह भी जानना जरूरी है कि राइट डॉक्टर फॉर राइट बीमारी, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। अब पेट की परेशानी है, आप एमडी मेडिसिन को दिखाइए। एमडी मेडिसिन से नहीं हो रहा तो अगला न्यूरोलॉजिस्ट नहीं देखेगा, दिमाग वाला नहीं देखेगा, उसको पेट वाला डॉक्टर देखेगा। तो आज जो आप थैलेसीमिया हैं, डॉक्टर विकास दुआ दक्षता में आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो फोकस तरीके से 18 साल तक के बच्चों को देख रहे हैं। और सर्वाइवल रेट को 70% से 90% कैसे ले पाए? क्योंकि उन्होंने साथ में 5 लोगों की टीम बनाई, पीडियाट्रिक, जो सिर्फ बच्चों के ही देखते। तो आप देखिए किस प्रकार से फोकस तरीके से काम करने से आउटकम बढ़ता है। दोस्तों, इसीलिए हमारे देश में जब हम आजाद हुए थे तो हम 32 साल में हमारी मृत्यु हो जाती थी। और इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, जब स्वस्थ रहेंगे तो 82 साल से पहले कोई देश में नहीं मरेगा। तो इसीलिए सही डॉक्टर, सही जांच, सही आउटकम बहुत मैटर करता है। थैंक यू जी। अगला सवाल जी, माइक ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਮਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਫ ਜਾਏ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਨਮੋਲ मुझे रिपोर्ट चाहिए और एक पेन चाहिए, मुझे कोई सहूलत नहीं चाहिए। तो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕटर साहब ही देने। तो भाई साहब देखो, आपका जो भी डॉक्टर है, हम डॉक्टर दोनों हैं, हम भी कभी सरकारी से ही पढ़े हैं, हम भी सरकारी से पढ़ के आगे प्राइवेट में आए हैं। तो सरकारी प्राइवेट नहीं होता, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। प्राइवेट सरकारी में जहां आपको एक क्वालिफाइड थैलेसीमिया का ट्रांसप्लांट करने वाला डॉक्टर, जहां आपको फाइनेंशियल मदद मिल जाए और वो एक क्वालिफाइड हेमेटोलॉजिस्ट हो, उससे इलाज कराना चाहिए। सर, हम सीएमसी में गए थे लुधियाना में रिसर्च के लिए, डोनर के लिए। वहाँ उन्होंने खड़े पैर कह दिया भाई 14,000 रुपये के टेस्ट होंगे। चलो, अगर बंदा इन केस ना हो प्रेफर कर सके, ना उसको अरेंज हो, तो बंदा क्या करेगा? उस टाइम उन्होंने चलो 14,000 ऐसे पे करके चलो ये टेस्ट अपने करवा लिए। इवन कि हमारे टेस्ट हो भी रखे थे पहले, उन्होंने करवाओ जी। फिर उन्होंने मर्ज रिसर्च के लिए हमारा नाम भी लिख लिया। चलो, उसके बाद उन्होंने हमें खर्चा बताया 35 से 40 लाख रुपए का, सीएमसी ट्रांसप्लांट का, सीएमसी वालों ने। फिर हमने पीजीआई में कंसल्ट किया, डॉक्टर अलका खंडवाल है, मेन डॉक्टर है वहाँ पे, पीजीआई में दिखाया तो उन्होंने खर्चा बताया 25 से 30 लाख रुपए का। ये डिफरेंस क्यों? उसके बाद हमें पीजीआई में बताया गया कि भाई हाफ मैच में हम नहीं करते, और सीएमसी में बताया हाफ मैच में भी हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी बहुत अच्छा सवाल है, मैं इन सबके सवालों के जवाब देता हूँ। सर आप 5 मिनट लगाओ। पर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी मदर को, मैं गवर्नमेंट की तरफ प्रेफर करूं या प्राइवेट जाऊं या मैं फोर्टिस जाऊं? भाई आपको भाई, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी प्रॉब्लम। मेरी माँ को कुत्ते ने काट लिया, दिल्ली से चला तो गुड़गांव में पहला अस्पताल आया, मेरा अस्पताल 3 नंबर पे आता है, मतलब ऐसे घूम के आते हैं ना, तो 1 2 3 ऐसे आता है। तो पहले अस्पताल में उससे पूछा, मैंने बताया नहीं मैं डॉक्टर हूं, तो उसने कहा रेबीज का टीका भी लगा दो और इम्यूनोग्लोबिन भी लगा दो। ठीक है, गाड़ी मोड़ के दूसरे अस्पताल पे आ गया। दूसरे अस्पताल आने का बहुत ही छोटा कट है, इस पे सिर्फ टीका लगवा लो और कुछ मत करो। फिर मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, तो उसने कहा दोनों लगवा लो। और जब मैं अपने अस्पताल पहुंचा, क्योंकि मैं उसी अस्पताल में काम करता था, उसने कहा सिर्फ सोप से क्लीन करो, कुत्ते को देख लो, कुत्ता ठीक है, टीका लगा हुआ है, कुछ लगवाने की जरूरत नहीं, ना टीका ना इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये तेरी परेशानी नहीं है, ये मेरी भी परेशानी है। जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता, हमारे को ये कष्ट, आज पूरे देश में यही कष्ट है कि अगर मुझे न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम पड़ जाए तो मैं कौन से न्यूरोलॉजिस्ट पे, इस पे करूं विश्वास, इस पे करूं। तो ये बात तेरी बिल्कुल सत्य है। इसका डॉक्टर विकास, इस देश में ओपिनियन हर आदमी देना चाहता है ना, हर डॉक्टर ओपिनियन देना चाहता है और हर जनता ओपिनियन देना चाहती है। तो आपके सवाल का जवाब यह है
कि पहली बात कि 25-30 लाख रुपए में खर्चा होगा या 35 से 40 लाख रुपए होएगा। तो जैसे दोस्तों हम सब जानते हैं, रोटी आपको ढाबे में 5 रुपए की मिलती है और किसी 5 स्टार में 100 रुपए की मिलती है, तो हर जगह रेट अलग हो सकता है। मेरे अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरा पड़ोस वाला अस्पताल मैक्स अस्पताल है, हमारे दोनों के रेट में डिफरेंस हो सकता है। तो मैं कहूं कि उनके 35 क्यों है, उनके 30 क्यों है, वो उस पर कमेंट करना ठीक बात नहीं है। बट हाँ, अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट फुल मैच भाई बहन वाले से महंगा पड़ता है, इसका जवाब दे सकता हूं। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो डोनर के जो स्टेम सेल आते हैं, रजिस्ट्री चार्ज करती है। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि मुझे ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, ये मेरे डोनर है और ये हमारे डॉक्टर है, ये मेरे घर में मेरे भाई हैं। अगर इनके स्टेम सेल मेरे को देने के लिए इनको कोई पैसा तो ना देना पड़ेगा, इनके स्टेम सेल निकाले मुझे चढ़ा दिए, तो स्टेम सेल देने का खर्चा 0। पर अगर वो आपको चेन्नई में दात्री से डोनर मिला या जर्मनी से डीकेएमएस से डोनर मिला, तो उस रजिस्ट्री ने एक चार्ज रखा हुआ है, जिसके हर रजिस्ट्री के अलग चार्ज है। इंडिया में अगर आपने दात्री से चेन्नई में अगर आपका डोनर मिला होगा, तो 8.5 लाख रुपए आपको डायरेक्टली चेन्नई में पे करने हैं। उस 35 लाख रुपए का जो खर्चा बताया गया सीएमसी में, या 30 लाख का जो खर्चा बताया गया पीजीआई में, उसमें 8.5 लाख रुपए तो आपको रजिस्ट्री में देने पड़ गए। क्यों देने पड़े? ये जो पैसा है ये डोनर को नहीं मिल रहा, कि जो डोनेट करके आपको स्टेम सेल दे रहा, वो तो धर्मार्थ का काम कर रहा है, उसको तो पता भी नहीं चलेगा उसने किसके लिए स्टेम सेल दे दिए। ये रजिस्ट्री लेती है पैसा। अगर डोनर को पैसा मिलने लग जाता तो आधा हिंदुस्तान डोनर बन जाता। ये जो क्यों स्कैम चलते थे, किडनी स्कैम या लिवर स्कैम, क्योंकि लोग पैसा लेके करते थे। स्टेम सेल रजिस्ट्री में डोनर को 1 रुपए भी नहीं मिलता। वो 8 लाख क्यों लेते हैं सर? रजिस्ट्री के चार्जेस है, उसकी कोई कैपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उनके अपने चार्जेस है, उनका अपना एक अमाउंट उन्होंने फिक्स करा हुआ है कि हम लोग इतने पैसे लेंगे। इंडिया बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्यों लेते हैं। अब मान लो उसने 1 लाख डोनर को इकट्ठा किया, उस 1 लाख डोनर पे 2000 रुपए का उसने HLA टेस्ट करा के उस रजिस्ट्री में डलवाया। तो पहले तो किसी आदमी ने उसको पैसा दिया, उसने रजिस्ट्री बनाई, उस रजिस्ट्री पे खर्चा किया और तब वो रजिस्ट्री बनी। भाई भारत सरकार ने तो उसको नहीं दिया पैसा कि भाई मैं तेरे को 2-4 करोड़ रुपए देता हूं और सारे लोगों का तू HLA कर ले। तो वो जो उसने पहले पैसा खर्चा किया और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखा और जो उसने मशीनें लगाई, वो पर डोनर उसने अपना हिसाब लगा के 8 लाख रुपए का खर्चा लिख लिया। यूएस उससे भी ज्यादा तेज है, अमेरिका। वो कह रहा है $50,000 लूंगा मैं, वो $50,000 लेता है, मतलब सबसे बड़ा यूएस है। $50,000 43 लाख। और अपना देश का 8 लाख रुपए बेचारा, वो भी आप मेहनत कर लो तो 6 लाख रुपए में दे देता है। हम हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि भैया हमारा गरीब पेशेंट है, क्योंकि उसमें भी धर्मात्मा अभी बचा हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि रजिस्ट्री के साथ में वो किसी को पैसा नहीं मिलता, वो रजिस्ट्री के पास जाता है। सर इनके बच्चे का क्या सोल्यूशन है? आपके बच्चे का ये सोल्यूशन है, जैसा मुझे आपकी बात सुन के समझ आ रहा है कि आपका एक ही बच्चा है। हाँ जी। और इसका किसी अनरिलेटेड रजिस्ट्री में डोनर मिला हुआ है? नहीं, अभी डोनर मिला ही नहीं सर। मिला ही नहीं? वो बता रहे हैं जी खर्चा कि अगर अच्छा, आप BMT अगर आपका डोनर मिल गया, अगर आपका डोनर मिल गया तो आपका 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट में लग सकता है। ये आपको मैं बता रहा हूं। उसमें से 8.5 लाख रुपए रजिस्ट्री लेगी और बाकी 20-25 लाख रुपए आपको पास होने चाहिए। बट उस 20-25 लाख रुपए में से आपको 10 लाख रुपए कोल इंडिया देगा, 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष देगा, 4.5 लाख रुपए की मदद में हम कराएंगे आपको। तो अगर आपके अनरिलेटेड 16.5 लाख रुपए किसी का घर में फुल मैच है तो उसका फ्री ट्रांसप्लांट हो गया। मैंने अभी बोला। मैं ये हैरान हूं कि आपका 35 लाख वो हॉस्पिटल मांग रहा है, चलो नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर फ्री हो रहा है, तो फ्री की तरफ जाना चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगा, जिसके घर में फुल मैच डोनर है उसको 16.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट हम करा के दे रहे हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकली उनका 1 रुपए भी नहीं लग रहा। बट जिनका अनरिलेटेड डोनर है उसमें जो ट्रांसप्लांट का खर्चा है वो हम उठा देंगे, बट वो 8.5 लाख रुपए रजिस्ट्री की पेमेंट हमें करनी, वो देनी पड़ेगी। सर इन केस अगर मुझे आपके हॉस्पिटल में करवाना है ट्रीटमेंट, तो मुझे 10 लाख का अरेंज करना पड़ेगा। आप 10 लाख रुपए का अरेंज करें, बट उसके लिए भी रास्ते हैं। उसके रास्ते भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां से लोगों को मदद मिल सकती है। वो आप हमारे साथ बैठेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे और उससे आपकी हेल्प आ सकती है। 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-4 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ। और भी लोग हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया। इनको करवाना चाहिए सर ट्रांसप्लांट। आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 9 साल। कितना फेरेटिन है उसका? 3600 आया था इस बार चेक करवाया। 3600 फेरेटिन है। T2 स्टार हुआ है हार्ट और लिवर का?
ऐसा तो कुछ नहीं हुआ तो है। एक टेस्ट होता है T2 स्टार MRI ऑफ हार्ट एंड लिवर, जो साल में एक बार जरूर होना चाहिए 8 साल से ऊपर थैलेसीमिया बच्चों का। तो अगर हार्ट में और लिवर में बहुत ज्यादा आयरन नहीं है तो जरूर कराना चाहिए ट्रांसप्लांट। सर हमने करवाना ही, बड़ी टेंशन होती जाती है जब। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਟੀਮ का। और ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, पर सर पंजाबी छड़दे नहीं पीछे जी। ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। हेलो सर। सर मैं ना विपिन कुमार है, अपने ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ। मैं अपने कजन ब्रदर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि कहते जो आपने बोला कि कहते वो फाउंडेशन कहते वो पैसे जो मिलते हैं उसको हम अप्रोच कैसे करें? आपके बच्चे को क्या दिक्कत है? थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया है तो आप हमसे मिले। हमारे जो कोऑर्डिनेटर भारती जी बैठी हैं, ये कैसे आपको कोल इंडिया से मदद मिल सकती है, कैसे प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद मिल सकती है, उसका सारा पेपर वर्क करके देंगी। कैसे हम जर्मन एनजीओ से मदद ले सकते हैं और कैसे आपको और जगहों से मदद करा सकते हैं, वो आपको 1:1 बैठ के समझाया जाएगा। मेरे को जो अभी तक शो में समझ आया कि अगर थैलेसीमिया रोकना है तो हम जैसों को भी टेस्ट करवाना चाहिए शादी से पहले। बिल्कुल हर आदमी को शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच कराना जरूरी होना चाहिए। ये कौन सा टेस्ट है सर, कहाँ से होगा इसके बारे में? सिंपल ब्लड टेस्ट है, 5 ml खून, जिसे HPLC टेस्ट कहते हैं। जितने भी यहाँ लोग आए हैं, अगर वो अपने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इतना लिख दें कि शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच कराए, मैं बता रहा हूं ये चीज वायरल होगी, लोग जाके टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करा के हम थैलेसीमिया को बचा पाएंगे। जितने भी लोगों को आज, जितने भी ये लोग हैं अनमोल क्वात्रा जी के प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, किसी को थैलेसीमिया माइनर से लेके कोई भी क्वेरी होगी, मैं, सुख, विकास, भारती जी, समरजीत जी सब यहाँ पे हैं, उनके नंबर रहेंगे, कभी भी फोन करके पूछ लो रात के 9 बजे तक कि भैया थैलेसीमिया माइनर क्या होता है। आपके प्लेटफॉर्म से ये सुविधा पंजाब के हर बंदे तक हमें पहुंचाना चाहते हैं। वाह, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, आप बैठिए, कि हर बीमारी, बच्चों और बड़ों की हर ब्लड की बीमारी या कैंसर का इलाज ट्रांसप्लांट नहीं है। आज इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से हम ये नहीं बोल रहे कि हर बीमारी ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है। बच्चों के काफी कैंसर सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सही टाइम पे इलाज कराएं। मैं इसलिए ये बात जोड़ रहा हूं क्योंकि हमारे साथ एक फैमिली डबवाली से आई है, मैं उनसे भी बोलूंगा एक बार बात करें। ब्लड कैंसर, बच्चों का ब्लड कैंसर 90% केसेस में सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक हो जाता है। बड़ों में बात अलग है, बड़ों में 50% लोगों को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक अवेयरनेस, क्योंकि आज हमारा अवेयरनेस का टॉपिक जो है थैलेसीमिया एंड ब्लड डिसऑर्डर्स है, ब्लड कैंसर से। तो ब्लड कैंसर बच्चों में लाइलाज नहीं है। कीमोथेरेपी से ठीक से एक अच्छे सेंटर में नाक की सीध में जाके इलाज कराएं, इधर उधर ना मूव करें। बच्चों के हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, जो पंजाब में भी अवेलेबल है, और बच्चा ठीक हो सकता है। आप सर डबवाली से आए हो, मैंने कहा 2 मिनट आप भी बताएं। कौन आया जी डबवाली तो? जी भैन दियो, भैन जी ਨੂੰ माइक ਦਿਓ। हाँ जी सर, हमारा बच्चा 5 साल का है। उसे 1.5 साल का था जब ब्लड कैंसर बताया था, तो इसका इलाज सर ने कीमोथेरेपी से किया, अब बिल्कुल ठीक है हमारा बच्चा। वाह, बच्चे से बात करवाओ। हेलो, हेलो, कैसे हो? क्या नाम है आपके पापा का? क्या नाम है पापा का नाम? मोटी
थोड़ी सी बात यह है कि छोटी उम्र में 1.5 साल की उम्र में भी ब्लड कैंसर हो सकता है। उम्र के साथ जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर बढ़ता है, बट छोटी उम्र में भी कैंसर हो सकता है। अगर कैंसर होता है, बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं। बुखार आ रहा है, खून कम हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, बच्चों का डॉक्टर आपको देख के रेफर करेगा पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट के पास, और वहां जाके अपना इलाज कराएं जैसे इन फैमिली ने कराया, और बच्चा जीवन भर के लिए उसके बाद तो ठीक हो मैम ये सकता है। कीमोथेरेपी कितनी मुश्किल थी, मतलब जब आपको पता चला, कुछ थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहेंगे अगले 2-3 मिनट में कि पहली बार पता कैसे चला, फिर आप कैसे पहुंचे, और कितना मुश्किल समय था ये, और अब कैसा लगता है? सर ये ब्लड टेस्ट से ही हमें सीबीसी टेस्ट से पता चला था कि इन्हें ब्लड कैंसर है। तो तभी से हम स्टार्टिंग से शुरू से ही हमें सर विकास दुआ ने इनका ट्रीटमेंट किया, कभी किसी और डॉक्टर के पास नहीं गए। और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सर विकास दुआ जी, जिन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या तकलीफें क्या क्या आई थी? नहीं, इतनी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आई सर। सर आपको कैसा फील होता है जब कोई ऐसे पेशेंट ठीक हो जाता है तो? देखिए, हम लोग तो बच्चों के हेमेटोलॉजी में दिल के साथ जुड़े हुए हैं, इन बच्चों के साथ जिनका बच्चा ठीक हो जाता है, जो हमारे इतना 100 साल की उम्र तक जीने की उम्मीद रखते हैं। 1.5 साल में एक ऐसी बीमारी हो जाए कि लगता है कि पता नहीं पैरों के नीचे से जमीन चली गई, ये बच्चे ठीक होते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। जो बच्चे आपके थैलेसीमिया है, ब्लड कैंसर है, कोई और है, जो ट्रांसप्लांट के बाद या कीमो के बाद जो ठीक हो जाता है, मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो मैंने 2010 में या 12 में ट्रीट करे थे, आज 25 हो गया, उनमें से कई बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। तो उनके माँ बाप कहते हैं सर आज इसने एमबीबीएस में ज्वाइन कर लिया। वो उससे बड़ी बात हमारे लिए रिवॉर्डिंग क्या हो सकती है? वैसे इनको दिल के डॉक्टर होना चाहिए, तो बन गए पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट। हाँ जी सर। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल रह गया जी? वो मैम को दो जी, फटाफट इन शॉर्ट सवाल तुसी ले लो। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं लुधियाना से गैसपुरी से आई हूँ। मेरा बच्चा है 12 साल का। 7 साल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रही हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते कराते रिएक्टिव हो गया। आपके बच्चे को हेपेटाइटिस हो गया है? रिएक्टिव HIV या हेपेटाइटिस? दोनों हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारा ब्लड प्रॉपरली नेट टेस्टेड ना हो तो ब्लड से बीमारियां भी मिल जाती है, जिसमें हेपेटाइटिस B, C और HIV है। अनफॉर्चुनेटली जो मुझे समझ आ रहा है, आपके बच्चे को HIV और हेपेटाइटिस हो चुका है। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बच्चे को पहले ही एक बीमारी और भी दो बीमारी लग गई। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ऐसी जगह से चढ़वाना जहां पर नेट टेस्टेड लैब्स हैं। इसीलिए भारत सरकार ने अच्छे थैलेसीमिया सेंटर्स बनवाए हैं, ब्लड बैंक्स बनवाए हैं, जहां पर टेस्टिंग अच्छी तरह होती है। आज मेरे से ब्लड दिया जा रहा है, लेट से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं और मुझे हेपेटाइटिस है, मुझे नहीं पता, या मुझे HIV है, और मेरा बिना टेस्ट करे आपको ब्लड लग गया, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली वही है आपके केस में। सर मैं पिछले 7 साल से मैं सिविल हॉस्पिटल से ही लगवा रही हूँ। मैडम अब इस चीज का मुझे कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको कैसा क्यों हुआ, बट अब जो हो चुका है उसका इलाज संभव है। आप इसके लिए मतलब हिंदुस्तान में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट काफी हैं, क्वालिफाइड लोग हैं जो हेपेटाइटिस का और HIV का इलाज करके इसको ठीक कर सकते सो मैम घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में HIV HbSAg के साथ में भी लोग 50 साल 60 साल तक आराम से जीते हैं। बहुत सारे लोग गुड़गांव वगैरह में हैं जो 15-15 साल से दवाई खा के जी रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर 12 साल की उम्र से में हैं और 7 साल से ब्लड लगवा रहे हैं, इसका मतलब 5 साल पे पहला बार ब्लड चढ़ा होगा उसको। हाँ सर। तो इसको थैल इंटरमीडिया होगा। अभी डॉक्टर विकास देख लेंगे, और उसके बाद हाइड्रोक्सीयूरिया की एक गोली है, उसको देने की कोशिश करो, और नए इंजेक्शंस कुछ और हैं उसको देने की कोशिश करो, ताकि उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कम होती रहे। क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों चीजें आगे बढ़ रही हैं, अब हम सरकार को यह भी प्रपोज कर रहे हैं कि एक नया इंजेक्शन जिसे लुस्पाटासेप्ट कहते हैं, जो 1 मिलीग्राम, मतलब अगर आपका वेट 50 kg का है तो 50,000 रुपए का पड़ता है। तो हम भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि थैलेसीमिया मेजर और थैल इंटरमीडिएट बच्चों को लुस्पाटासेप्ट का इंजेक्शन भी प्रोवाइड करने की हमारी मुहिम चले, सो दैट इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो लुस्पाटासेप्ट ध्यान रखिएगा। सेमिनार जब खत्म होता है तो डॉक्टर दुआ से एक बार बैठ के डिस्कस करिए, और फिर पंजाब की जो स्कीम है चीफ मिनिस्टर की, उसके माध्यम से हम लुस्पाटासेप्ट इंजेक्शन आपको कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आफ्टर दिस। सर HIV पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो सकता है? बिल्कुल।
हमारे पास आज एक्टिवली एक HIV पॉजिटिव थैलेसीमिया मरीज का ट्रांसप्लांट चल रहा है, तो उस ट्रांसप्लांट से थैलेसीमिया भी ठीक हो सकता है और HIV भी ठीक हो सकता है। उसका क्या ऐसी भी खर्चा स्टडीज, उसका क्या खर्चा सर? उसका कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। आपको HIV का पहले की दवाइयां लेनी है, HIV की एंटी रेट्रोवायरल दवाइयां आती हैं, उससे आपको HIV को कंट्रोल करके फिर ट्रांसप्लांट करना है। और स्टडीज में ये दिखाया गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद कई बार HIV भी ठीक हो जाता है। तो आपके पेशेंट की उम्र कितनी है? 12 साल से 12 साल से ज्यादा है कि नहीं, कब का बर्थ है इसका? 31 अगस्त को पूरी हो जाएगी। अगर इसकी उम्र अभी रहती है तो आप इसका ट्रांसप्लांट करवाना चाहेंगे? फ्री में हो जाता है अगर। हाँ सर। तो आप इससे पापा से बात करके, अपनी फैमिली से बात करके, पीछे टीम का नंबर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं बिना किसी दबाव के आप अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो जरूर करवा सकते हैं और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। 80% चांस है। CMC में मैच करवाई थी, हम किसी से मैच नहीं हुआ। कोई नहीं, आप बैठो। 25 से 30% संभावना है ना। हमने कई लोग आपकी तरह बैठे हैं जिनके घर में मैच नहीं निकला, बट ऐसे भी हैं जैसे सोनू मिला जिसका फुल मैच निकला। काफी लोग हैं जिनके फुल मैच निकलते, जिनके नहीं निकलते उनकी भी ऑप्शन है ट्रांसप्लांट करने की। किसी और का सवाल जी? जिन्हों ने नहीं होए वो ले लो, जिन्होंने एक बारी हो गए हुण। अगर आप सारे सेमिनार के बाद एक एक करके डॉक्टर साहब से अगर बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहले नंबर पे डॉक्टर साहब बैठेंगे तो आप कर सकते हैं। जी मैम, ਤੁਹਾਡਾ सवाल। हेलो सर। सर मेरा नाम उर्मिला है, मैं 3 साल से ब्लड चढ़वा रही हूँ। ये प्लास्टिक अनीमिया है, वो ऊपर से कह रहे हैं, तो मैं चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। तो मैं हमेशा वहाँ पे जाती थी, उन्होंने बोला कि आपको एक प्लास्टिक अनीमिया है, और नॉर्मल जो टेस्ट करवाती थी वो टेस्ट हमेशा बताते नहीं थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उन्होंने लास्ट मंडे कह दिया कि वो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी है? 22। तो 3 साल की उम्र से आपको बताया ये प्लास्टिक एनीमिया है? नहीं, 3 साल से मैं ब्लड चढ़वा रही 3 साल से। तो आपका बोन मैरो टेस्ट हुआ है? जी। तो अगर आप 22 साल उम्र है, अगर आपके पास अपने रिकॉर्ड्स है तो डॉक्टर भार्गव को दिखाएं, ये आपको बता सकते हैं कि आपको ये प्लास्टिक एनीमिया है या नहीं, और ट्रांसप्लांट हो सकता है नहीं हो सकता। सर उन्होंने अभी मुझे बोला है कि रिसेंटली आपको 2 ग्राम ब्लड है तो आपको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, बट डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा ब्लड चढ़वाया तो आपको एड्स होने की प्रॉब्लम है। मैडम 2 ग्राम ब्लड पे 7 ग्राम से नीचे हीमोग्लोबिन पे ब्लड चढ़ाना है। आपकी शक्ल बता रही है कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। जी। माता जी, अगर आप अच्छी जगह से अपना ब्लड टेस्ट से नेट टेस्टेड ब्लड चढ़वाएंगी, HIV नहीं होता। परसेंटेज ऑफ HIV एंड HbSAg पिछले 1-2 दशक में 0.1-0.2% पे आ गया है। सर वो डॉक्टर ने क्यों बोला इनको कि अगर आप ब्लड चढ़वाएंगे तो HIV हो जाएगा? सर कुंठाएं हैं, मिथ है। पर अच्छी जगह का मतलब है रेड क्रॉस से चढ़वाती हैं, आप सरकारी में PGI से चढ़वाती हैं, तो वहां तो हर ब्लड नेट टेस्टेड होता है। मतलब उसमें अगर मुझे आज HIV कल हुआ, मेरा इनके से नीडल प्रिक हुआ और मुझे HIV वायरस कल रात में घुसा और मैं कल अपना ब्लड टेस्ट करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे HIV है। इतनी सेंसिटिविटी के साथ में आज हम पकड़ पा रहे हैं। देखिए, एक बुरा एक्सपीरियंस देश को बुरा नहीं बनाता। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 0 तक पहुंच जाए। 0 तक नहीं पहुंचे, पर हम 20% से 0.1% तक तो पहुंचे। प्रोग्रेस तो हुई है कहीं ना कहीं। हम ऐसी करते करते जागरूकता के हिसाब से उसको 0 पे भी ले आएंगे। थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਬੈਠੋ, ਹਜੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो प्लीज एक एक करके हमें आपका सहयोग चाहिए, देश के हर नागरिक का सहयोग चाहिए इस 2035 के मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए कि 2035 तक हमारा देश में एक भी बच्चा थैलेसीमिया का पैदा ना हो। जिस बच्चे की उम्र पार्क में और स्कूल में खेलने की थी
उसे अस्पताल जाना पड़े। मेरा आपसे ये आह्वान रहेगा, इस चीज को जितना वायरल आप कर सकते हैं दोस्तों, वही सबसे बड़ा आज हमारा कर्म होगा। धन्यवाद, जय हिंद। और जो बच्चों को थैलेसीमिया हो चुका है, आज आप लोगों के माध्यम से आपकी कम्युनिटी को पता लगना चाहिए। आप सब थैलेसीमिया सोसाइटीज के साथ जुड़े होंगे, सबको पता लगना चाहिए कि थैलेसीमिया का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इससे बच्चा ठीक हो सकता है। सरकार मदद कर रही है, एनजीओस मदद कर रही है, कोल इंडिया मदद कर रही है। जो चीज कमी रह गई, हमारे विल की कमी रह गई, हमें अपना फील्ड साइड ऑफ द ग्लास देख के आगे बढ़ना है। एम्प्टी साइड देखते रहेंगे तो जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਏਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਏਕ ਜ਼ਰੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਏਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ 9। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਮੋਲ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ? ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੱਡ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ? ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਰਮਿਲਾ ਨਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਲ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਨਮੋਲ ਬਾਈ ਦਾ। ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਰਖਵਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ। डॉक्टर भार्गव जी है, वन ऑफ द बेस्ट हेमेटोलॉजी, उसे मिले, अच्छा लगा। उन्होंने ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया अच्छी तरह, हमें समझ आई कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है और उससे कैसे बचा जा सकता है। मतलब अगर तो कोई ना कोई बेनिफिट मिलने की चांस है? बेनिफिट तो मिलने, इतने अच्छे डॉक्टर है तो मिलेंगे तो है ही जी बेनिफिट। चलो, मतलब इत्थे आके तो कोई नुकसान नहीं होया? नुकसान नहीं होया जी, वधिया लग्या। अनमोल कुआतरा ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। मैं तो कह रहा जी बहुत धन्यवादी है जी, रखा प्रोग्राम अगे भी रखते रहे तो मज़ा आएगा, सानू आके कुछ सीखने को मिलेगा, नॉलेज गेन होएगी साडी। देखिए, आज हम सब बात कर रहे हैं क्योर के बारे में कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से अमेरिका में जीन थेरेपी से बच्चे ठीक हो रहे हैं। हम क्योर के बारे में तो बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन के बारे में बात नहीं कर रहे। कैसे इन बच्चों को, एक थैलेसीमिया बच्चे का बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 2035 के मिशन के लिए, जिसमें जैकी श्रॉफ हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि अगले एक डिकेड में 10 साल में इतनी अवेयरनेस आ जाए कि 2 थैलेसीमिया कैरियर्स का विवाह अगर हम होने से रोक सकें
या 2 थैलेसीमिया कैरियर्स का विवाह हो गया है तो पेट में ही उनके होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है उसकी अवेयरनेस पैदा कर सके, ताकि अगले 10 साल में एक भी मेजर बच्चा इस देश में पैदा ना हो और जो एग्जिस्टिंग बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हैं वो सही सेंटर में पहुंच के उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होके वो बच्चे ठीक हो जाए। तो थैलेसीमिया फ्री इंडिया की उम्मीद कर रहे हैं हम 2035 तक। इसमें गवर्नमेंट क्या सहयोग करती है? ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट कोल इंडिया के CSR फंड के माध्यम से 10 लाख रुपए की मदद मिल रही है 10-12 सेंटर्स को इंडिया में। इसके अलावा हमारे सेंटर में प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए की मदद आ रही है। कुछ NGOs जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक NGOs जुड़े हुए हैं, ताकि प्रैक्टिकली एक बच्चे का जिसका फुल मैच डोनर घर में मिल जाता है उसका ट्रांसप्लांट प्रैक्टिकली फ्री हो सके। और गवर्नमेंट में कैसी अवेयरनेस लगा सकती है लोगों में, मतलब गवर्नमेंट क्या आप उनको गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि अवेयरनेस कैसे आए? गवर्नमेंट काफी अवेयरनेस इसमें पैदा कर रही है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सेशंस कर रही हैं ताकि इनमें पता लगे कि HPLC टेस्ट कराना है। हमारे जैसे हेमेटोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं कि लोगों में जनरल डॉक्टर्स को अवेयर करें कि HPLC टेस्ट प्रेगनेंसी से पहले या एटलीस्ट बच्चा होने से पहले हम करा लें, ताकि पता लग सके कि मदर को थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं है। और जिनको हो चुका है थैलेसीमिया उसके लिए तो मोदी जी और कोल इंडिया जुड़े हुए हैं ताकि इनको फाइनेंशियल एड देकर इनका ट्रांसप्लांट करा सके। लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं डोनर डरता है, उसको आप कैसे बता सके डोनर को कोई रिस्क नहीं है, डोनर प्रैक्टिकली सेफ रहता है। अगर डोनर को रिस्क होता तो अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री से कोई फ्री में ट्रांसप्लांट के लिए अपने स्टेम सेल क्यों देता। दूसरी बात यह है, एक टाइम होता था डोनर को ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता था, उसको जनरल एनेस्थीसिया मिलता था, उसको कूल्हे की हड्डी से स्टेम सेल निकालते थे। आज के टाइम में सिंपल माध्यम से ब्लड से ही ब्लड बैंक में स्टेम सेल निकाले जा सकते हैं और डोनर के लिए प्रैक्टिकली ये काफी सेफ है। विकास जो दुआ ये पिछले 13 साल से इसके लिए लगे हुए हैं, उनको अगर किसी ने अप्रोच करना तो कैसे उनकी टीम के साथ कैसे मिल सके? मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। अगर आप हमें मिलना चाहें तो आप फोर्टिस हॉस्पिटल में आके हमसे मिल सकते हैं। थैलेसीमिया बच्चों के लिए हम फ्री में OPD देखते हैं। धन्यवाद। बात है कि डॉक्टर भारद्वाज साहब सिर्फ 12 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं और अवेयरनेस कहीं ना कहीं कम है, उसके बारे में आप कहना चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए और उनको बेनिफिट मिले और जो डोनर है वो भी आगे आए, उसके बारे में? देखिए, आज भी हमारे देश में डर, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डर है। कोविड के बाद हमारे पास हेल्थ में बहुत अवेयरनेस आई, पर आज भी लोग टेस्ट कराने से डरते हैं। इसीलिए ज़रूरत है अब इस चीज़ की कि टेस्ट मोर ट्रीट लेस। हम ट्रीटमेंट कम करना चाहते हैं, टेस्टिंग ज़्यादा करके बीमारियों को प्रिवेंट करना चाहते हैं। और उसी मुहिम है थैलेसीमिया की कि 2035 तक शादी के बाद बच्चे पैदा करने से पहले हर की थैलेसीमिया की जांच कराई जाए, ताकि भयानक बीमारी थैलेसीमिया मेजर जैसी बीमारी को हम बचा पाए। और तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसे 6 महीने से उम्र से उसको ब्लड लगे, उसको पैदा होने का कोई हक नहीं है। इसीलिए लोगों से आज जो चर्चा की गई और आपके माध्यम से यही बचाना चाहते हैं कि दोस्तों, टेस्ट ज़्यादा करेंगे तो ट्रीटमेंट कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। और आज की तारीख में बहुत उम्दा दवाइयाँ हैं जो बीमारी को जड़ से हटाने में सक्षम रहती है। उसी मुहिम में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो सरकार के माध्यम से, CSR के फंडिंग के माध्यम से आज हम 12 साल तक के बच्चों का थैलेसीमिया मेजर का फ्री में ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों को जानना ज़रूरी है, और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पूजना चाहिए वो हमारा अपना शरीर है। तो ये शरीर में भगवान बसता है। जितना आप टेस्ट कराएंगे, अपनी बीमारी के बारे में जल्दी से जल्द जानेंगे, उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। ये सिंपल अनमोल क्वात्रा की एक आवाज फोन पे आप आए कि आपके दिल में दर्द था, इसका खर्चा क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि आप भी आगे आए और 500 से लेकर 850 कर रहे हैं, इसके बारे में? जब से हम अनमोल क्वात्रा जी के साथ जुड़े हैं और देखा है कि किस तरीके से वो लोगों की पीड़ा को समझते हैं और लोगों की मदद करते हैं, शायद वही हमारे लिए मूविंग पॉइंट रहा है। इसीलिए हमने और अनमोल क्वात्रा जी ने ये सोचा है कि जो ये मरीज हैं, अगर वो फोर्टिस, अपोलो, मैक्स जैसे जगहों पे नहीं जा सकते तो वहाँ के डॉक्टरों को हम लुधियाना और पंजाब के हर जिले में लेके जाएंगे, ताकि उन लोगों का भी इलाज कर पाएं। क्योंकि देश का कोई भी नागरिक बिना अच्छी हेल्थ केयर के नहीं वंचित रहना चाहिए, अगर हमें 2047 तक समृद्ध कंट्री बनना है।